उस पुलिस वाले ने गवाही दी कि सलमान खान उस गाड़ी को चला रहे थे। जज साहब जो थे उन्होंने उनको सज़ा सुना दी कि सलमान खान इज़ फाउंड गिल्टी। उसके बाद आज वो इंसान खुले घूम रहे हैं। वो पुलिस वाले थे, वो कुछ साल बाद डायबिटिक या कुछ भी केसेस से उनकी डेथ हो गई। दिल्ली में एक लड़की का केस हुआ था, जसलीन कौर शायद नाम था, आपने भी सुना होगा। उसने एक लड़के को रेड लाइट पे कुछ उनके आमने सामने बहस हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा। दिल्ली के सीएम ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी उनके सपोर्ट में 1 मिनट में ट्वीट कर दिया कि आप तो बहुत ही बहादुर महिला हैं, आपने तो एक, और उस लड़के को दिल्ली के सीएम ने बोला जागता हुआ दरिंदा, इस तरह के कुछ वर्ड्स। बाद में पता चलता है सर कि उस लड़के की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती लड़की की थी। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, इस पे तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। हर सिटी में इंडिया के, आप कोलकाता चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, हर सिटी में रेड लाइट एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात कर लेते हैं, जीबी रोड। हर किसी युवा को जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, हम कोई बच्चे नहीं हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू हाइड दिस। ऐसा क्या हो जाता है सर कि एक बच्चा अपने शरीर पे बॉम्ब बांध के अपने आप को सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसको लगता है कि ये करके तो मैं अपने भगवान को, अपने खुदा को खुश कर रहा हूँ, मेरा बच्चा टेररिस्ट ना बने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आपको मेरे फेस से लग रहा होगा, मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ ये वाला पॉडकास्ट करते हुए। मेरे साथ आज जो गेस्ट है ना, बहुत स्पेशल है। जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस पॉडकास्ट में ऐसे गेस्ट को रिक्वेस्ट करूँ आने के लिए जो या तो आपको बिजनेस सिखा पाए या फिर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर पाए। और आज के गेस्ट तो बहुत ही स्पेशल हैं। हमारे साथ है डॉक्टर PM नायर, जो IPS ऑफिसर रहे हैं। वेलकम सर। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। मुझे बहुत गर्व हो रहा है सर आपको अपने शो पे बुला के, और आपने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। डॉक्टर नायर का वैसे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, सर को आप लोग जानते ही होंगे। सर ने बहुत बड़े बड़े केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, इंक्लूडिंग राजीव गांधी असैसिनेशन केस। अभी आपने रॉकेटरी मूवी देखी होगी, साइंटिस्ट नाम्बी जी पे, सर उस केस में भी इन्वॉल्व थे। सो बहुत बड़े बड़े सर ने केसेस सॉल्व किए हैं। आज हम सर का गाइडेंस लेंगे कि जनरल पब्लिक जो है वो पुलिस से कैसे डील कर सकती है, करप्शन से कैसे डील कर सकती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से कैसे डील कर सकती है, और जो मेरे छोटे भाई इस वीडियो को देख रहे हो, अगर वो IPS ऑफिसर बनना चाहते हो तो वो कैसे बन सकते हैं। सो शुरू करते हैं डॉक्टर नायर से। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो पहला क्वेश्चन डॉक्टर नायर जो होने वाला है, वैसे मैं यहाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ, एक जनरल पब्लिक हूँ। जो पुलिस को लेके, आप एक बहुत ही सीनियर IPS ऑफिसर रहे हैं सर, लेकिन जनरल जो पुलिस है वो पुलिस के रहते हुए भी सिक्योर नहीं फील करती है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आपको क्या लग रहा है ऐसा एनवायरनमेंट क्यों बना है, और पब्लिक को इसमें क्या करना चाहिए? इसमें नमस्कार, अच्छा हुआ आपके पॉडकास्ट में आपने बुलाया, थैंक यू, धन्यवाद। ये पुलिस और पब्लिक के संबंध के बारे में बात करेंगे जी। 2 पहलू है उसका जी। पहला है कि पुलिस को चाहिए कि वो पब्लिक के दोस्त रहें, पुलिस को चाहिए कि पब्लिक के साथ रहें, पुलिस को चाहिए कि पब्लिक उनको एक्सेप्ट करे, और पब्लिक को चाहिए कि पुलिस का भी साथ रहें। आम जनता में अगर कोई समस्या हो जाती है तो पुलिस के पास जाते हैं। राइट। जाना जरूरी है, नियम है, कानून है, और करना भी। राइट। मगर उनको कोई समस्या नहीं है तो पुलिस के पास जाते ही नहीं कोई। तो ये पुलिस फ्रेंडली अप्रोच आम जनता को भी चाहिए। हम हर आदमी चाहे कि हम पुलिस के पास जाएं, थाने पर जाएं। आपके यहाँ त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल में आप देखेंगे आपके पुलिस वाले सब ड्यूटी में हैं। जैसे आपका दिवाली है, दिवाली में हम लोग घर में खाना खाते हैं, मनाते हैं, और अच्छा खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, बड़े खुश रहते हैं। रहना ही चाहिए, खुशी होना चाहिए। मगर उसको ड्यूटी में पुलिस वाले सब बाहर रहते हैं। हाँ। तो अगर हम चाहेंगे, उस मोहल्ला के लोग, बाहर के नहीं, मोहल्ला के लोग चाहेंगे जी कि उसी दिन या उसके 1 दिन पहले या 1 दिन बाद पुलिस थाना पहुंचिए, भाई साहब आप लोग सब हम लोग की सेवा में काम किए,
ये आपके लिए एक टोकरी है, थोड़ा फल है, थोड़ा फूल है, थोड़ा खाने का जो भी है, वाओ, दे दिया, और कितना अच्छा रहेगा। ये पर्सपेक्टिव से सर मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी सोचा नहीं। एंड आई थिंक ये तो बहुत ही आई ओपनिंग चीज़ है कि जो फेस्टिवल्स रहते हैं, स्पेशली दिवाली हो गया जो अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल है, हम लोग सब दिवाली मनाते हैं, लेकिन जो हमारे ऑफिसर्स रहते हैं, पुलिस का हम नाम ले लें, आर्मी का नाम ले लें, वो काम करते रहते हैं और उनको कोई नहीं विश करता है। ये इस एंगल से मैंने कभी नहीं सोचा था। सो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग जो आपने सर मेंशन किया है। अब आप रात में ड्यूटी में, रात में अपने काम से निकलते हो, रात में मान लीजिए 12 बजे 1 बजे, या सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए 2 बजे 3 बजे, हम लोग गाड़ी बैठ गए और गाड़ी चल दिया, एयरपोर्ट पहुंच गया। रास्ते में अगर पुलिस का कोई आदमी काम कर रहा है, हम देखते हैं उनको, गाड़ी रोक कर, भाई साहब नमस्ते, जय हिंद, भाई साहब जय हिंद, कितना अच्छा रहेगा, वो भी खुश हो जाएगा, देखो हमको किसी ने विश किया, हमारा भी इज्जत है, हमारे भी रेस्पेक्ट है, हमको पब्लिक ने रेस्पेक्ट दे दिया। मैं करता हूँ और बच्चों को भी सीखना चाहिए। मेरा ग्रैंडसन है, ये 9 साल का है, ये करीब 1 साल 2 साल पहले एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पर CISF के जो आदमी बैठा हुआ था, थोड़ा पेट वेट था, बैठा हुआ था, वायरलेस भी है, हथियार भी पकड़ा हुआ है। हम लोग सामान लेने के लिए इंतजार में थे। ये लड़का नेचुरली दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते दिहाई जवान के पास गए और उनका वायरलेस देखा, वायरलेस में आवाज़ आ रहा था, उनको लगा कि सेल फोन है और उसी में अट्रैक्शन था और हथियार है, उस हथियार से फर्क नहीं पड़ता है, वेपन कभी देखा नहीं। जैसे उसके पास गए, उसने सैल्यूट किया, बच्चे ने पुलिस सैल्यूट किया। अब उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब फिर जा रहा था फ़ोन के पास, ये वायरलेस के पास, तो मैं वहाँ पहुँच गया, बोला कि ये तो फ़ोन नहीं है, वायरलेस है, बताऊँगा क्या चीज़ है, आपको बता देंगे बाद में, और ये पुलिस ऑफिसर है, इतना ही बोला। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपको बच्चे ने क्या किया? बोला कि हमको सैल्यूट किया। तो मैंने, आपने क्या किया? हमने कहा, उन्होंने बोला, कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने कहा आप खड़े हो जाइए, सैल्यूट करिए, खड़े हो जाइए, सैल्यूट करिए। तो मैं कोई पुलिस ऑफिसर उस वक्त नहीं, रिटायर्ड आदमी है, तो भी आवाज़ से बोला, उन्होंने खड़ा होकर सैल्यूट किया। कितना अच्छा लगा। तो बच्चे को भी अच्छा लगा कि पुलिस हमको सैल्यूट करता है। ये ग्रैंडसन है, बेटा है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। हम हर आदमी ये रेस्पेक्ट दे दें, पुलिस ऑफिसर भी दें। आप बाहर जाते हैं, इसमें महिला आ गई, महिला को दीदी नमस्ते, बोलो क्या करना है, क्या फ़र्क पड़ता है, आप उनको रेस्पेक्ट देते हैं। पुलिस में मैं सभी साथियों को ये कहूँगा, आपको टोपी दे रखा है, नमस्ते हाथ जोड़ने के लिए नहीं, सैल्यूट करने के लिए। सैल्यूट ही आपका विश है। आपके पास कोई आ गया, जय हिंद, आइए, क्या 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 मैं क्या आपकी क्या सेवा करूँ, अच्छा लगा। वो जय हिंद से, एक सैल्यूट से आपके जो आने वाला आदमी आपके साथ आपका रिश्ता बन जाता है ना। वो रिश्ता पर अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम समझते हैं कि हम लोग बहुत कुछ पुलिस का, पब्लिक का तालमेल बढ़ा सकते हैं। वंडरफुल सर। सोशल मीडिया पे बहुत सारे केसेस देखते हैं, किसी के साथ कोई क्राइम हो गया है, वो पुलिस स्टेशन गए हैं और FIR ही नहीं लिखी जा रही है। आपको लगता है ऐसे केसेस जेन्युइन होते हैं? कुछ पुलिस ऑफिसर्स ऐसा करते हैं अपना वर्कलोड कम करने के लिए? आपको लग रहा है ऐसे केसेस जेन्युइन होते हैं? और अगर होते हैं तो जनरल पब्लिक को जब FIR कराना है तो उनके पास और क्या ऑप्शंस हैं? लेट्स से कोई पुलिस ऑफिसर उनका FIR नहीं लिख रहा है तो। ये बहुत अहम सवाल आपका है जी, और आजकल इसका बहुत इम्पोर्टेंस भी है। मैं बताऊंगा क्यों। जी, पुलिस के बारे में शिकायत आम जनता में यही है कि साहब पुलिस के पास जाने के वो FIR नहीं दर्ज करता है, क्राइम करते नहीं है और पूछते नहीं है, हमको भगा देता है। जी। तो ये नहीं करने का या केस दर्ज नहीं करने का एक प्रथा पहले भी था, अभी भी है, होते रहता था। जब हम मैं जिला में SP था जी, मेरा भी सबसे काम यही होता था कि हम जनता से पूछते थे कि आपको कोई परेशानी है, आप थाना गए थे, थाना आपको आपका रिपोर्ट लिखाया, तो यही सबसे पूछते भी थे, कोई पब्लिक के मिल गया। अब पुलिस को यही ट्रेनिंग देते थे, जो भी आता है उनको रेस्पेक्ट करो, एक नमस्ते करके बैठाओ, जय हिंद बैठा करके फिर पूछो क्या कर सकता हूँ। और FIR कराना, ये जो ज़ीरो टॉलरेंस हम लोग रखते थे FIR करने में, जो आता है आपको करना ही, FIR करना ही है, इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से करना ही है। कभी नॉन कॉग्निसेबल हो सकता है, कॉग्निसेबल क्राइम नहीं है तो भी आपको उनको भगाना नहीं, तो आप उनको रिपोर्ट ले लीजिए, रिपोर्ट जरूर लीजिए। नॉन कॉग में आपको स्टेशन डायरी में एंट्री करना पड़ता है, उसको बाकी कार्रवाई करना है, FIR करने का नहीं आता है। उनको समझ नहीं पाएगा, उनको रिपोर्ट आप जरूर लीजिए। उसके बाद ये FIR करने का तरीका हम लोग करते थे, इंश्योर करते थे। अभी नया कानून आया इस महीने में, राइट। उस बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। उसमें क्या है कि
आपको थाना जाने की ज़रूरत नहीं है। ओह ओके। आपको एफआईआर करने के लिए मान लीजिए नहीं होना चाहिए, मान लीजिए आपका दोस्त जा रहे थे, किसी ने पॉकेट से 5,000 रुपये ले लिया, पॉकेटमारी हो गया यहीं पर चौक में, और आप खोजेंगे कौन सा थाना कहाँ जाना आपको समझ नहीं पा रहा, कोई चिंता की बात नहीं है। नेट में आप देखो पुलिस स्टेशन कौन सा ज्यूरिसडिक्शन पड़ता है, आप फलाना थाना पड़ता है, आप उस जगह से आप एक कंप्लेंट दर्ज करिए व्हाट्सएप में या SMS में या ईमेल से, टेलीफोन से वहाँ भिजवा दीजिए और उनको वहाँ मिल जाता है, आप उसी में एफआईआर करना है। अब नया चीज़ आ गया कानून में, अभी जो वर्तमान कानून आया है भारतीय न्याय संहिता में, और उसका क्रिमिनल प्रोसीजर का भी आ गया है, उसमें यह कहा गया है कि तब आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी केस करा सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप थाना में कर दीजिए, कॉपी SP को कर दिए, DCP को कर दिए, आप जिसको करना कर दीजिए, आपका क्राइम दर्ज हो जाता है, चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली आ गया, डॉक्यूमेंट है, टाइम किस वक्त रिसीव हुआ, किस वक्त आपने एक्शन लिया, सबका डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसलिए पुलिस का भी काम करना पड़ेगा। तो ये पुलिस के खिलाफ जो शिकायत पहले होते थे कि क्राइम नहीं दर्ज करते थे, अब हमको लगता है इससे ये समस्या का बहुत बड़ा समाधान होगा। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। और मैं ऑडियंस जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये भी कहना चाह रहा हूँ, मेरे साथ बहुत ही सीनियर IPS ऑफिसर हैं और उनके प्रेजेंस में ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखिए हर सिस्टम में कुछ गलत लोग होते हैं, कुछ पुलिस वाले भी गलत होंगे जो नहीं आपका रिपोर्ट लेंगे या नहीं आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। आप डरे नहीं, पुलिस हमारी सेवा करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है ना, हायरार्कीज रहती हैं, SPs DSPs होते हैं, SPs होते हैं, और भी हायरार्कीज रहती है। देयर आर ईमेल्स, उनको आप ईमेल लिखिए। अब तो युवा जाग चुका है, आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आप लोगों के पास ईमेल्स हैं, उसका आप यूज़ कीजिए। बस आपको क्या है कि आपको किसी ऑफिसर से गलत बात नहीं करना है। उनको ये नहीं है कि उनकी पूरी टीम के साथ आप चैलेंज कर रहे हैं कि या तो ये काम कर दीजिए अदरवाइज मैं ये कर दूंगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज प्लीज़ यूज़ योर रिसोर्सेज और पुलिस आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगी। सर मान लीजिए हमने ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी, ऑनलाइन कंप्लेन भी डाल दिया, फिर भी जब थाने में बुलाया जाता है कोई पुलिस ऑफिसर अच्छे से बिहेव नहीं करता है किसी कॉमन मैन के साथ, तो कॉमन मैन के पास क्या ऑप्शंस है उस पुलिस वाले के अगेंस्ट कंप्लेन करने के? देखिए ऐसा है, पुलिस एक पब्लिक सेवा है, जनता की सेवा में पब्लिक सर्विस है जी। जब पुलिस सर्विस में मैं आ गया, मेरा फर्ज है, मेरा ड्यूटी है, मेरा दायित्व है कि जनता की सेवा करें जी। मेरे को यूनिफॉर्म दे रखा है अपना अधिकार दिखाने के लिए नहीं है, अपना सेवा करने के लिए जी। तो ये हर पुलिस अफसर को ये सोच में आना चाहिए कि हम पुलिस सर्विस में आए, सेवा में आए, जनता की सेवा के लिए। कर्मचारी नहीं है, कर्म योगी है जी। आपको यूनिफॉर्म दे रखा है, अपना शोल्डर, अपना अधिकार, ये सब के लिए नहीं है। राइट। अधिकार तो अपना जगह पर है, कानून आपको शक्ति देती है। शक्ति इसलिए दिया जाता है कि आप जनता की सेवा उस हिसाब से करें जी। अब कर्मचारी से कर्म योगी बनने का अगर हर आदमी फैसला करेंगे तो हम समझते हैं पूरे हिंदुस्तान का पुलिस में इतना आश्लेषण होगा, इतना आशीर्वाद होगा, इतना ब्लेसिंग होगा, हर आदमी उनके पास पहुंच जाएंगे। आप देखते होंगे टीवी में बहुत सारे अच्छे अच्छे पुलिस अफसर टीवी में कोई काम में आते होंगे, काम करते होंगे, अच्छा बात करते होंगे। मैं ही चाहूँगा हर पुलिस अफसर के, मेरे हिंदुस्तान के सभी पुलिस है, चाहे किसी डिपार्टमेंट का हो, चाहे किसी स्टेट का हो, हर आदमी ये सोच लें कि हम कर्मचारी नहीं है, हम कर्म योगी है जी। हम कर्म योगी है। हमने कर्म योगी है, जब हम सेवा करेंगे कर्म योगी बन जाता है। हम इसलिए यूनिफॉर्म पहने। अब हो सकता है आपको समस्या है कि आपका पारिवारिक समस्या है, आप जा नहीं पाते होंगे, आपको टेंशन यहाँ पर है, त्योहार में आप घर नहीं जाते होंगे, जा नहीं पाते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्योहार जो है ना, ये आम जनता के साथ आप त्योहार मनाइए, अच्छा लगता है जी। अगर पुलिस अफसर को हर फंक्शन में, हर कार्यक्रम में जनता के साथ जाने से ये जो गैप है इसको क्लोज करने का मौका मिलेगा। जब हम जिला में SP थे, किसी ने बुला लिया शादी में, जाते हैं हमारे स्टाफ का हो या पब्लिक का भी आगे बुला लिया, और जाते से यूनिफॉर्म में जाते थे, यूनिफॉर्म में जाते थे, अच्छा लगता है वहाँ पर यूनिफॉर्म में पुलिस अफसर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी फंक्शन में जाते हैं इसमें यूनिफॉर्म जाने से यूनिफॉर्म का भी गरिमा बढ़ता है। यूनिफॉर्म से, मैंने पुलिस के यूनिफॉर्म से जनता का मेल मिलाप बढ़ता है और गैप को कम करने का एक अवसर मिल जाता है। एक तो है आपको परसेप्शन मैनेजमेंट, दूसरा दिल से मैनेजमेंट। दिल से मैनेजमेंट वही है कि आपको कर्मचारी से कर्म योगी बनना है। परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए इस तरह का यूनिफॉर्म में जाने का और जनता कोई आती है सैल्यूट करने का, जय हिंद बोलने का, बहुत चीज़ उसमें
उस करने से बहुत कुछ हो सकता है। सर अगर ऐसा हो जाए ना तो मुझे लग रहा है कि देश ही बदल जाएगा। लेट्स से अगर कोई गरीब आदमी के घर में किसी बेटी की शादी हो रही है और वहाँ पे अगर एसपी साहब आ जाएं, जनरली सर देखिए हकीकत तो यही है कि हमने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें यही रहता है कि किसी पॉलिटिशियन की शादी है, किसी बड़े आदमी की शादी है, तो वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स आते हैं। छोटा आदमी शायद पुलिस को अप्रोच ही नहीं कर पा रहा है सर। हो सकता है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में वो चेंजेस करने की ज़रूरत हो सकता है कि जो हमारे गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च किए हैं उसमें कुछ ऐसे स्कीम हो जिससे पुलिस जो है आम लोगों से जुड़ पाए। आजकल सर सोशल मीडिया पे यूथ जो है, मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ और एक सोशल मीडिया पे बहुत वायरल वीडियो भी हो रहा था। उनका कहना ये था कि पुलिस स्टेशन के बाहर गांजा, ड्रग्स, ये चीज़ें बिकती रहती हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा वो चीज़ परचेज कर पा रहा है। पुलिस ऑफिसर्स कैसे उन लोगों को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। अगर पुलिस ऑफिसर का अगर काम नहीं करते हैं जी, उनको पुलिस में रहने का भी हक नहीं है। जी, हम सर्विस में ज्वाइन करते हैं पब्लिक सेवा के लिए। जी, अब मैं पब्लिक सेवा नहीं करूंगा तो मैं किस काम के लिए भाई? जी, तो उस पुलिस ऑफिसर को अच्छा हुआ कि यूनिफॉर्म छोड़ दें, नौकरी से रिजाइन करके जाएं। राइट, ये पब्लिक के लिए एक लाइबिलिटी आप मत बने। राइट, पब्लिक के लिए लाइबिलिटी मत बनिए। आपके थाने के सामने अगर मान लीजिए दारू बेच रहा है या ड्रग्स बेच रहा है तो ये इससे जरा बड़ा गलत तो हो ही नहीं सकता है। आपको, आप थाना प्रभारी है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके इलाके में कहाँ क्या हो रहा है। जी, आप जिला के एसपी साहब है, एसपी है, एसपी को मालूम होना चाहिए आपके जिला में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ समस्या है, कहाँ कहाँ ड्रग्स है, कहाँ कहाँ दारू बिकता है, कहाँ बच्चों को उकसाता है, कहाँ बच्चों को अट्रैक्ट करता है, ये सब मालूम होना चाहिए। अगर एसपी नहीं है तो उसको मालूम नहीं है तो एसपी किस काम के लिए? बिल्कुल। करना क्या चाहिए? जी, नॉर्मली ये लोग बहुत सारे पुलिस ऑफिसर करते हैं क्या है, थाने में बैठे रहते हैं, डीएसपी ऑफिस में बैठते हैं, एसपी साहब ऑफिस में बैठते हैं। ये ऑफिस का काम नहीं है, ये फील्ड वाला काम है। राइट, हमको गांव में जाना पड़ेगा, हमको टाउन में जाना पड़ेगा, हमको पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, हमको पब्लिक से मिलना होगा, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से मिलना होगा, पंचायत से मिलना होगा। तब क्या होगा, मैं जनता के पास पहुंचूंगा, तब जनता से जानकारी मिलेगी कि हाँ भाई ये क्राइम हो गया है, ये क्राइम होने वाला है, उसको रोकने का मौका मिलेगा। क्राइम आपके पास नहीं आएगा, आपको क्राइम के पास जाना होगा। क्राइम आपके पास नहीं आएगा, चाहे किसी भी स्तर के पुलिस ऑफिसर हो, कांस्टेबल से लेकर डीजी तक, आपको क्राइम के पास जाना होगा। उसके लिए आप सिस्टम बनाए, आउटरीच, ग्रेट, तब ठीक रहेगा। बिल्कुल सर, वंडरफुल। सर मेरी काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स से बात होती है इस बारे में। मेरी कांस्टेबल्स भी हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं कुछ सर्विसेज में जो हैं, उनका कहना ये रहता है कि राहुल जी, हम क्रिमिनल्स को तो पकड़ लें लेकिन अगले दिन वो कोर्ट में जाके और वहाँ से छूट जाते हैं। हमारा जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, सारा जो इशू है उसको जुडिशियल सिस्टम पे डाल देते हैं। उनका ये कहना होता है कि हमने किसी को पकड़ लिया, कल नेताजी का फ़ोन आ जाता है, या फिर हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो इतना वीक है कि अगले दिन उसको बेल मिल जाता है। लेट्स से एक एसपी हैं, लेट्स से आप किसी स्टेट में एसपी थे, आपने किसी अपने लाइफ को रिस्क में डाल के किसी क्रिमिनल के पीछे अपनी गाड़ियां दौड़ाई, उसको पकड़ा रात को आपने 2 बजे अपनी टीम को ले जाके, और अगले दिन वो जो क्रिमिनल जब जज साहब के सामने जाता है, जज साहब कह देते हैं यू आर ऑन अ बेल। तो लीगल सिस्टम, तो जस्टिस जो है हमारा वो तो बहुत पुअर है। तो क्या ये डिमोरलाइज करता है हमारी पुलिस को? नहीं, उसमें देखिए, उसमें देखने का तरीका ही इस तरह का नहीं है। वी हैव टू चेंज आवर ओन परसेप्शन मैनेजमेंट। करना क्या है बताता हूँ जी। बेल इज द नॉर्म, नॉर्म वही है, बेल देना है, जेल नहीं है। बेल इज द नॉर्म, नॉट जेल। कानून ऐसे ही बना हुआ है, कोई गलती नहीं है, इसलिए कि बहुत से इनोसेंट आदमी को भी पुलिस पकड़ करके जेल में डाल सकते हैं। ओके, इसी कारण से बेल ही नॉर्म है और जेल नहीं है जी। वही कानून है, वैसे होना भी चाहिए जी। अब पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, मेहनत करके, परेशानी करके, वारंट निकाल के सब करा के गिरफ्तार कर दिया, अब उसको जेल भेजने के साथ साथ उनको टाइम है, उस टाइम में उनको क्या करना चाहिए, एविडेंस उसको डॉक्यूमेंट में करना चाहिए। ये कोई टेररिस्ट क्राइम है, कोई राइटिंग क्राइम है, कोई रेप क्राइम है, उस वक्त उसको जल्दी पकड़ना है उस वक्त। नॉर्मल क्राइम में मान लिए कोई भी क्राइम आप लीजिए, कोई भी क्राइम होता है, उसमें आप जाके पकड़ने के, अक्यूज को पकड़ने के पहले आप तफ्तीश करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, एविडेंस लाइए, एविडेंस कलेक्ट करा के डॉक्यूमेंट अपना तैयार करिए। अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके
आप चाहे कोर्ट में जाए वारंट ले लीजिए, तो कोर्ट से वारंट मिलेगा तो वारंट के साथ साथ कोर्ट में एविडेंस आपने दे रखा है, तो वारंट लेके आप गिरफ्तार करोगे तो कोर्ट प्रोड्यूस करोगे तो कोर्ट के पास एविडेंस ऑलरेडी है ही, उसके अलावा जो एविडेंस आप देने से काम चलेगा। नॉर्मली होता क्या है, पकड़ कर लाए उसके बाद सोचता है कि क्या एविडेंस बनाना है, उसके बाद सोचने से नहीं बनता है, ये एविडेंस होने के बाद ही आपको गिरफ्तारी करना है। ये कानून में गिरफ्तारी का रूल का बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग समझते नहीं उसके बारे में। केस हुआ जाकर पकड़ लो, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आदमी को किसी को गिरफ्तारी तभी करना है जब वो आदमी दोबारा क्राइम कर सकता है या पब्लिक के लिए समस्या हो सकता है। ये गुंगा आदमी है, टेररिस्ट है, कुछ भी कर सकता है, पकड़ना ही है उसको। तीसरा है वो एविडेंस को मिटाएगा, उसको आपको मालूम है कि ये पोजीशन में है, ये फलाना पोस्ट में है, ये एविडेंस को मिटा देगा, गवाहों को धमकी दे देगा, कुछ करेगा तो आपको अरेस्ट करना है। फोर्थ है कि वो दूसरा अपराध कर सकता है और भी कुछ कर सकता है, उसको गिरफ्तार करना है। अदरवाइज आपको गिरफ्तारी क्यों करना है? आप एविडेंस बनाइए, इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट करने के बाद एविडेंस पूरा बना के 1 2 3 4 ओरल स्टेटमेंट होगा, किसी के बयान होगा या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा या कोई मटेरियल एविडेंस होगा, कुछ भी आप तैयार करना है। फॉरेंसिक एविडेंस हो सकता है, अब टेक्नोलॉजिकल एविडेंस हो गया, अब कंप्यूटर एविडेंस आ गया, हमारे नया कानून में या टेक्नोलॉजी के एविडेंस भी आ गया। तो ये एविडेंस आप पूरा कलेक्ट करने के बाद आप फैसला करें उसको गिरफ्तार करना है कि नहीं। गिरफ्तारी करने की जरूरत है तो आप गिरफ्तार करिए, इंट्रोगेट करिए। अगर गिरफ्तारी करने की जरूरत नहीं है तो आप इंट्रोगेट जरूर करिए, आपको गिरफ्तारी करना जरूरी नहीं है। ये कहाँ लिखा है गिरफ्तारी करना है? कानून नहीं बोलता है गिरफ्तारी ही करना है, नहीं बोलता है। इंटरेस्टिंग समझते नहीं है लोग, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एविडेंस बनाने के बाद आप समझते हैं कि उनको इंट्रोगेट करना, इंट्रोगेट कर लिया, तब आप समझते हैं कि ये एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है या भाग सकता है, दोबारा क्राइम कर सकता है या अपने लिए भी खतरा हो सकता है, समाज के लिए खतरा हो सकता है, उस वक्त आप इनको आप गिरफ्तार करके भेजिए। आप उस तरह का सिचुएशन आप लेंगे। हमारे जो अंडर ट्रायल जेल में जितना है ना, उसके बहुत सारे लोग कम हो जाएंगे। और दूसरा ये बेल से जो छूटने का भी जो प्रथा है उसमें भी काफ़ी सुधार आ सकता है। मैं नहीं बोला कि जुडिशरी में गलती नहीं है, जुडिशरी भी सब चीज़ अच्छा है। किसी समाज के हर डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत काला धब्बा है ही जैसे पुलिस में है वैसे जुडिशरी में है, प्रोसिक्यूटर में भी है, पब्लिक में भी है, नेताजी में भी, हर चीज़ में भी है। तो 90% जो अच्छे 80% तो अच्छे लोग हैं ना, हम वो 80% से काम चलाएं, 10% को देखा जाएगा बाद में। हम लोग अच्छे लोगों से काम शुरू करेंगे, अच्छे तरीके से काम शुरू करेंगे, मैं समझता हूँ इसका समाधान हो सकता है। जी सर, जैसे जुडिशियल सिस्टम की सर हम बात कर रहे थे, जनरल पब्लिक जो है आज भी इलाहाबाद में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, मुंबई में बहुत सारे केसेस चल रहे होंगे, जुडिशरी अपना काम कर रही होगी, हम उसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन सर कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जो इंसान के दिमाग में बैठ जाते हैं। पता नहीं आप इस केस को पर्सनली डिस्कस करना चाहेंगे कि नहीं, लेकिन सलमान खान का एक ऐसा केस है, अगर आप चाहें तो हम उसको नहीं इसमें डालेंगे। जब उन्होंने एक्सीडेंट किया, उनकी गाड़ी में एक पुलिस वाला बैठा हुआ था, उस पुलिस वाले ने गवाही दी कि सलमान खान उस गाड़ी को चला रहे थे। जज साहब जो थे उन्होंने उनको सज़ा सुना दी कि सलमान खान इज़ फाउंड गिल्टी। उसके बाद आज वो इंसान खुले घूम रहे हैं, वो पुलिस वाले थे, वो कुछ साल बाद डायबिटिक या कुछ भी केसेस से उनकी डेथ हो गई। इस तरह के केसेस सर अगर होंगे तो लोग कैसे फिर जुडिशरी पे बिलीव कर पाएंगे? एक ये केस है जिससे लाखों करोड़ों जो लोग हैं ना, उनका ट्रस्ट जुडिशरी से चला जाता है कि एक आदमी को सारे सबूत, जो पुलिस वाला अंदर बैठा हुआ था गाड़ी में, उन्होंने गवाही दी और इस आदमी को सजा सुना दी गई थी, और आज वो आदमी खुला घूम रहा है, वो मूवीज़ बना रहा है, शोज़ बना रहा है। हालांकि वो शोज़ में भी वो हमारा पॉइंट नहीं है इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने का, लेकिन इस तरह के सर जो केसेस है ना, वो पब्लिक के दिमाग में इंप्रेशन छोड़ जाते हैं और वो बिल्कुल अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ते हैं। फिर वो दिखाते हैं कि पुलिस ने उस केस में, शायद पुलिस ने अच्छा काम किया क्योंकि जो कांस्टेबल गाड़ी में बैठा हुआ था उन्होंने सलमान खान के खिलाफ गवाही दी कि ये गाड़ी चला रहे थे, मैंने देखा है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर ही कुछ साल बाद नहीं रहते हैं इस दुनिया में और पूरा केस चेंज हो जाता है। तो इस तरह के जो केसेस हैं सर, वो मैं भी एक जनरल पब्लिक हूँ, मुझे भी देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और फिर हमारे सामने कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं, जैसे अभी यूपी के एक गैंगस्टर का केस था, जहाँ पे हमने ये देखा कि कितने सारे जजेस उस केस की सुनवाई नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने आप को सुनवाई से हटा लिया कि मुझे ये केस पे सुनवाई नहीं करनी है। तो इस तरह के जो केसेस हैं सर,
वो फिर पब्लिक को ये फील कराते हैं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत वीक है। देखिए, लॉ एनफोर्समेंट और जस्टिस डिलीवरी में बहुत सारे एजेंसियां हैं जी पुलिस है, प्रोसिक्यूटर है, जुडिशरी है जी और जेल है, ये सब एक साथ लिंक्ड है। जी सर। तो इसमें अगर एक भी एजेंसी गलत करता है तो पूरा श्रृंखला टूट जाता है। तो आम जनता का भरोसा तभी होगा तो हर चेन में, ये इंडिया चेन में जो मेंबर्स, हर आदमी ठीक से काम करें। जी एक आदमी गलत करता है ना, पूरे ब्लेम सबके लिए मिल जाती है, समाज के लिए मिलता है, स्टेट के लिए मिलता है, पूरे राज्य के लिए गलत मिलेगा। अभी एक केस के बारे में आपने चर्चा किया, मैंने उस केस का डिटेल्स फॉलोअप नहीं किया, तो भी आपका पॉइंट यही था कि साहब जो करप्शन और गलत करने वाले जुडिशरी में है कि नहीं, जी तो अगर वो गलत काम करेंगे उसका बहुत बड़ा भयंकर इम्पैक्ट पड़ेगा और समाज देखेगा कि इतने करप्ट वहाँ भी है। तो मैं उसका यही कहना चाहूँगा कि साहब करप्शन जो है कई सिस्टम में है, कई जगह है सिस्टम में, डिफरेंट एजेंसीज में भी है, जुडिशरी में भी करप्शन है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का अभी भी कई बार एक्शन हुआ है, कई लोगों को घर भेजा है, कई लोगों को एक्शन लिया गया है। तो मगर करप्शन लेवल जुडिशरी में बहुत ही कम है, बात सही है, बहुत ही कम है जी। और इसलिए उसको अभी तरीके से निपटने से, हायर जुडिशरी निपटने से हमको लगता है कि इसका कंट्रोल आराम से हो सकता है। जी, एक और पॉइंट सर इसमें ऐड करना चाहूँगा। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जुडिशरी में करप्शन कम है, आई पर्सनली एग्री टू इट सर, लेकिन हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं सर, हर दूसरा तीसरा जज जो है वो किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मेरे सामने मैंने लिखा भी हुआ है, 34% of the judges in Punjab and Haryana High Court are the kith and kin practicing law at the same place। 34% तो वही लोग हैं जो एक दूसरे के भांजे हैं, भतीजे हैं। तो मैं तो इसको एज ए करप्शन देखूंगा सर। अगर मेरे बेटे को कल को जज बनना हो, उसमें तो बहुत मुश्किल है उसके लिए बनना, क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं वो पहले ही किसी के चाचा, किसी का भतीजा है। तो ये भी तो करप्शन का ही पार्ट है सर, सिर्फ पैसा लेना ही करप्शन नहीं है। बिल्कुल। अगर आप दूसरों को मौका नहीं दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो जुडिशरी के लोग अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, अगर नहीं सुन रहे हो तो प्लीज़ आप उनको शेयर करें। ये मेरे हिसाब से बहुत ही गंभीर इशू है सर, आपका क्या कहना है इस पर? मैं चूँकि जुडिशरी का है इसलिए मैं ज़्यादा टिप्पणी देना नहीं चाहूँगा, तो भी इतने कहना चाहूँगा कि जुडिशियल ऑफिसर्स जो पोजीशन में है, जी, डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर आया पोजीशन में है ना, उनको चाहिए कि ये अपना इंश्योर करें कि उनके बेटा, उनके दामाद, उनके फ्रेंड का बेटा, उनके चाचा भतीजा जो है वो सब आदमी को अपने इसमें एक क्लब नहीं बनाए, खुद का फेवर ना, एक क्लब नहीं बनाए। तो ये क्लब नहीं बनाने से न्यूट्रलिटी रखना, न्यूट्रलिटी दिखाई पड़ता है। आम जनता तो जागरूक है, अगर वो चाहेंगे कि भाई दोस्त का बेटा से काम करा लें तो भी को पब्लिक को मालूम होता है, उनको मालूम नहीं हुआ कि पब्लिक देख रहा है। मगर इसलिए हर आदमी को ये, हर जुडिशियल ऑफिसर्स को ये चाहिए। 90% जुडिशरी में ये होता ही नहीं है, बाकी 10% जुडिशरी में जो आप कह रहे हैं हो रहा है, ये गलत है। इसमें मैं चाहूँगा उन्हीं को वही सिस्टम को सुधारें। मेरा बेटा को मेरे कोर्ट में या आसपास के कोर्ट में कोई काम के लिए, या मेरे करीब जान पहचान आदमी को, मेरे दोस्त को, किसी को नहीं देंगे। जुडिशरी ही एक एजेंसी हिंदुस्तान में जहाँ पर अपने बिरादरी के लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को वो हायर जुडिशरी में लाने के लिए रिकमेंड करने का स्कोप है, और किसी को नहीं है। कोई IAS ऑफिसर है, उनका बेटा, दामाद या जो किसी को IAS बनाने के लिए रिकमेंड कर नहीं सकते, मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। तो उनका इसलिए वो सिस्टम को, जब ये फैसिलिटी उनको है, इसलिए चाहिए कि उनका ट्रांसपेरेंसी इतना होना चाहिए कि पब्लिक देखें जो रिकमेंड करता है वो आदमी इनसे रिलेटेड नहीं है, वो इनसे रिलेटेड नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 100% ट्रस्ट पब्लिक का मिले, वही उनका दायित्व बढ़ जाता है। बिल्कुल, वंडरफुल सर। सर एक और क्वेश्चन मेरा जुडिशरी पे ही है। आजकल लॉयर्स को हायर करना बहुत महंगी फीस है। शायद एक जनरल मान लो कोई 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है सर, और उसको किसी के साथ लीगल बैटल करना हो, वो तो कैसे कर पाएगा सर? लॉ इतना महंगा हो गया है। तो आपके हिसाब से अगर कोई गरीब है और फिर भी वो अगर कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है सर, तो उसके पास क्या ऑप्शंस है? दो हैं। नंबर 1, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक कानूनी तरीके से बना हुआ है। ये भारत सरकार का सिस्टम है। ये हिंदुस्तान के सभी स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है।
सभी जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनके पास फ्री में लॉयर्स देने का सिस्टम है। जनता को जानकारी नहीं हो, इसलिए हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास फ्री लीगल एड देने का उनका सिस्टम बना के रखा हुआ है। आप अप्रोच कर सकते हैं, आपको वकील मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लिए कोर्ट में ट्रायल होने का है, कुछ होने का है, वकील उस वक्त जज साहब पूछेंगे आपका वकील कौन है, आप वहाँ बोले मेरे पास पैसा नहीं है वकील के लिए या कुछ नहीं है, तो जज साहब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक लीगल सर्विस अपॉइंट करें। ओके। और पेमेंट भी सरकार से होगा, उनको नहीं देना है। ओके। और तीसरा पॉइंट है कि कई यंग बच्चों का यंगस्टर्स का एजेंसी है। अब आजकल जो नया बच्चे कानून पढ़ करके अच्छे से लॉ कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आते हैं बाहर, इतना कर्मठ है, इतना कॉम्पिटेंट है, कई राज्यों में ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ये प्रो बोनो लीगल सर्विस देने का यंगस्टर्स का एजेंसी बना हुआ है। आप नेट में जाकर देखें प्रो बोनो लीगल सर्विस अथॉरिटी मेरे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे गया डिस्ट्रिक्ट में कौन है, आपको मिल जाएगा। तो वो फ्री सर्विस आपको करते हैं। ओके। और लास्ट पॉइंट यही करना है कि जब आपको कुछ नहीं मिला तो कोर्ट में आप खुद जाइए, जज साहब है या मजिस्ट्रेट है, कोई भी है, उनको रिक्वेस्ट करिए साहब मेरे पास पैसा नहीं है वकील के लिए, हमको वकील दे दिए, वो मिलेगा। राजीव गांधी असैसिनेशन, राजीव गांधी हत्या मैंने जांच किया, मेरा टीम था, कार्तिकेयन साहब का टीम थे, मैं भी उसमें था। तो उस वक्त जो अक्यूज नलिनी, जिसका कन्विक्शन बाद में हुआ, अक्यूज नलिनी और मुरुगन ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है वकील के लिए। बोला तो गलत है, फिर भी कोर्ट में बोल दिया, आप फाइल कर देंगे मेरे पास पैसा नहीं है। जज साहब ने ऑर्डर किया कि लीगल सर्विस अथॉरिटी से उनको वकील दिया जाए, और ये भी 3 वकील का नाम दे दें, 3 या 4 का नाम दे दें, उसमें से सेलेक्ट करेंगे, उनको दिया, उसमें सेलेक्ट करा करके उनको वकील दिया। वो वकील आर्ग्यू भी कर रहा था, वो वकील हमारे गवर्नमेंट के वकील खिलाफ बढ़िया से आर्ग्यू कर रहा था, वो उनका वकील बन गया था। तो पैसा गवर्नमेंट ने दिया और उनके पक्ष में आर्ग्यू करने के लिए, गवर्नमेंट के खिलाफ आर्ग्यू करने के लिए, ये सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है। जब राजीव गांधी केस में क्या नमूना आपको दे रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह लागू है। हर विक्टिम को ये मालूम होना चाहिए, लीगल रिप्रेजेंटेशन उनका कानूनी हक है। लीगल रिप्रेजेंटेशन उनका कानूनी हक है। अगर वकील साहब आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, आप जरूर कोर्ट को मांगिए, हमको लीगल सपोर्ट दीजिए, और फ्री लीगल एड उनको मिल जाएंगे। ओके, वंडरफुल सर। एक बहुत ही क्रिटिकल इशू मैं और रेज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। गवर्नमेंट ने कानून बनाए महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए। केसेस होते थे जहाँ पे हस्बैंड या ससुराल वाले महिला के साथ मारपीट करते थे, उसके लिए डॉरी से रिलेटेड कानून बनाए। आज बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे कोई भी महिला खुद की गलती होने पे भी अपने ही कपड़े फाड़ के पुलिस स्टेशन चली जाती हैं और बोल देती है मेरे साथ तो मारपीट किया है। और ये जो लॉज हैं ये इतने स्ट्रिक्ट हैं कि झूठ बोलने पे भी जो ससुराल वाले हैं ना, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और अगर वो महिला, बहुत सारे सर ऐसे भी केसेस हो रहे हैं कि महिला ने 4 दिन के लिए शादी की, ऑब्जेक्टिव ये था कि 2 करोड़ की संपत्ति है, शादी कर लेती हूँ, अगले दिन डिवोर्स मांग लूंगी, 1 करोड़ मेरे पास आ जाएगा। तो ये तो सर बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा है कानून का। तो इस पे गवर्नमेंट को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? एक आम आदमी जो है वो तो डरा हुआ है इन कानूनों से, तो इनका आपके हिसाब से कैसे हैंडल करना चाहिए? ये कानून इसलिए बनाया गया जी कि दहेज के नाम पर कई हत्याएं हुई है जी, कई प्रताड़न हुआ है जी कई जगह महिलाओं को ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ जी कि भारत सरकार को ये कानून लाना जरूरी था। जी और कानून जरूरी भी है। जी। इतने सारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसमें 1% गलती हो सकता है, तो भी 99% गलत तो नहीं है। ओके, पहला पॉइंट। जी। तो जो गलत केस करते हैं उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को सच्चाई पर ही चलना चाहिए और एकदम सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। अगर मान लिए कंप्लेंट गलत है मैंने बताया कि 10% 10% गलत हो सकता है, वो भी है। जहाँ पर गलत शिकायत आई थाने में, तो ये पुलिस साहब को क्या जरूरी है कि वो दौड़ के जाए उनको गिरफ्तार करें? मैंने कहा पहले ही बताया, गिरफ्तार तो तभी करना है जब उसके एविडेंस बन जाए। आप तफ्तीश तो करो। महिला आपके पास आके रिपोर्ट कर दिया, ठीक है बेटे आप कर दिया, FIR का कॉपी आप रखो, मैं तफ्तीश करूँगा, इन्वेस्टिगेट करूँगा। कहाँ क्या करें उनको क्यों बताएं? आप जाइए, घर जाइए, अब मारपीट हुआ तो उसकी इलाज कराइए, डॉक्टर पास भिजवा दिया, इलाज कराइए। उनका जो भी मिनिमम करने का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इलाज करने का,
और महिला का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए भी मतलब जो प्रक्रिया करना है करके बाकी पुलिस के हाथ में है कि इन्वेस्टिगेट करें। अगर मान लिया गलत आदमी को फंसाया जा रहा है, मान लिया हस्बैंड के बारे में कहता है, मान लिया हस्बैंड के फादर के बारे में कहता है, मान लिया माँ के बारे में कहती है, अब माँ ऐसी औरत है कि कभी कुछ कर नहीं सकती है, अब माँ मान लिया उसने उठा ही नहीं बम, और उनके पिताजी जो है लेटा हुआ है, बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। ये एविडेंस है, आपको क्या चाहिए एविडेंस? ये पुलिस ऑफिसर का काम है कि इसको एविडेंस में लाए कि बूढ़ा आदमी है, ये फिजिकली इनकैपेसिटेटेड है, और चाहे तो कोई डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर सर्टिफिकेट ले लिया है कि आदमी खड़ा ही नहीं उठता है, उनको मारपीट करने का स्कोप नहीं आएगा। तो इस तरह का एविडेंस बनाने का काम पुलिस का है। अगर उस तरह का एविडेंस बना करके आप कोर्ट को प्रूव कर दें कि ये केस गलत है, फॉल्स है, कोर्ट एक्सेप्ट करेगा आपको। तो मैंने भी इन्वेस्टिगेशन में कई केसों में गलत रिपोर्ट आने पर गलत साबित किया कोर्ट में, और उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए रिकमेंड भी किया। कानून में एक सेक्शन है, उसमें भी गलत रिपोर्ट करने पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकता है। ओके, या हम लोग को उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी सर, आप एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, आपने धाराओं को पढ़ा है। एक जनरल जो पब्लिक है उन्होंने नहीं पढ़ा है। एक जनरल पब्लिक जैसे मैं अपने आप को भी देखूं, हम क्या देखते हैं? दिल्ली में एक लड़की का केस हुआ था, जसलीन कौर शायद नाम था, आपने भी सुना होगा। उसने एक लड़के को रेड लाइट पे कुछ उनके आमने सामने बहस हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा। दिल्ली के सीएम ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी उनके सपोर्ट में 1 मिनट में ट्वीट कर दिया कि आप तो बहुत ही बहादुर महिला हैं, आपने तो एक, और उस लड़के को दिल्ली के सीएम ने बोला जागता हुआ दरिंदा, इस तरह के कुछ वर्ड्स। बाद में पता चलता है सर कि उस लड़के की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती लड़की की थी। लड़की विदेश चली जाती है, अपनी लाइफ जी रही है, लड़का धक्के खा रहा है कोर्ट्स के। ये जो केसेस है ना सर, जनरल पब्लिक ये देखती है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, और ऐसे जब हम केसेस देखते हैं ना सर, फिर हमें लगता है कि यार कोई लड़की जो है वो तो किसी का भी एडवांटेज ले सकती है। तो क्या इस तरह के केसेस जो हैं, क्या इंडियन गवर्नमेंट को या जो कानून है उसको ये इंश्योर नहीं करना चाहिए कि जसलीन कौर ने जितनी इस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद की थी उसका कॉम्पनसेट इसको दे, उसका घर बेचा जाए इंडिया में, जो है कुछ भी है, वो तो आराम से दूसरे देश में घूम रही है, वो कह रही है आई एम नॉट कमिंग टू इंडिया। तो ये तो सर कानून बिल्कुल गलत है पूरे। नहीं, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि कानून गलत नहीं है जी, कानून का इम्प्लीमेंटेशन गलत हुआ है। ओके, कानून का कार्यान्वयन गलत हुआ है। ओके, अगर मान लीजिए वो आदमी इनोसेंट है तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों किया? आपने कोई नेताजी का नाम दिया, नेताजी को बोलना नेताजी का काम ही है, पुलिस नेताजी नहीं बने। पुलिस, वाई शुड पुलिस ऑफिसर भी है नेताजी? वो पुलिस ऑफिसर ही रहे, वो नेता नहीं बने। किसी के कहने पर जाकर आप पकड़ लिया, पब्लिक में हंगामा हुआ, आपने गिरफ्तार नहीं किया, आप मीडिया में निकल गया कि आपने गिरफ्तार नहीं किया, होने दीजिए। मीडिया का काम यही है लिखने दीजिए। मैं ISRO में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, एक एस्पियोनाज का केस हुआ, नंबी नारायण के बारे में फिल्म भी बनाया। नंबी नारायण के अलावा शशि कुमारन, चंद्रशेखरन, शर्मा, मरियम रशीदा, फौसिया हसन करके इन लोगों को पकड़ करके जेल में बंद किया था जी, और CBI टेक ओवर किया। अखबार में निकलता है कि रमन श्रीवास्तव IG को गिरफ्तार करें, मुतुन आयगम साइंटिस्ट को गिरफ्तार करें, मोहम्मद यूनुस साइंटिस्ट को गिरफ्तार करें, गोविंदा नायर को गिरफ्तार करें। उनका लिस्ट से बना कर रखा हुआ केरला पुलिस में, मीडिया में अखबार में निकलता है बड़ा बड़ा गिरफ्तारी आज होगा, अभी होगा। तो हमने इन्वेस्टिगेट करने के लिए फैसला किया कि मैंने कहा मैं एविडेंस पर जाऊँगा। उस टाइम आप CBI में थे? CBI में थे जी। स्टडी किया, हमने कहा इनको गिरफ्तारी कुछ नहीं करना है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई मतलब है। मीडिया लिखते गया। आगे में मीडिया ने मीडिया की तरफ से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चला हाई कोर्ट में कि ये गिरफ्तारी नहीं करना है, चूंकि ये तो IPS लिंक किया हुआ है, ये IPS ऑफिसर बिहार का, ये भी बिहार का, वो सब हल्ला हंगामा करके जो PIL फाइल हुआ। तो भी ये डरने की बात नहीं है, डरने से नहीं बनता है। आप अगर एविडेंस हो जाओगे, आप अगर निष्पक्ष है, आप अगर काबिल आदमी है पुलिस ऑफिसर, आप ग्राउंड पर रखिए पैर। ये किसके केस के बारे में आपने कहा था, अगर मीडिया पर आप चलेंगे, पकड़ के बंद कर दिया बिना एविडेंस, गलती आपने पहला वहाँ किया, तो गलती उस लड़की से ज़्यादा मैं पुलिस ऑफिसर को गलत करूँगा, वो लड़की से ज़्यादा ब्लेम पुलिस ऑफिसर को दूंगा। क्यों आप चार्जशीट कर दिया, गलत कर दिया? आपको चाहिए एविडेंस करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए निष्पक्ष तरीके से, विदाउट एनी प्रेशर होगा, बट प्रेशर से निष्पक्ष जाना चाहिए आपको, एविडेंस से जाने से नहीं होता है। अब आप करेंगी, चले गए जेल में,
अगर मान लीजिए जेल में है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूटर है, ये प्रोसिक्यूटर साहब का काम है कि कोर्ट को रिक्वेस्ट करा करके इसका ट्रायल जल्दी करा लें। ट्रायल में एविडेंस आएगा ना, एविडेंस आने के बाद कोर्ट फैसला करें कि ये निष्पक्ष है कि इनोसेंट है, क्या है। अगर इनोसेंट आदमी है वो अपना एविडेंस कोर्ट में लाएं, कोर्ट तो कोर्ट है, कोर्ट में सच्चाई मिलेगा आपको। तो इसलिए उस कोर्ट ट्रायल को शीघ्र कराने के लिए, एक्सपीरियंस कराने के लिए हमारे समाज के जितने लीगल फ्रेटर्निटी है वो इनिशिएटिव ले। इस तरह के गलत आदमी को फंसा कर रखा हुआ है, उनको निकालना हमारा भी दायित्व है, हमारे समाज के लीगल सर्विस का भी दायित्व है। वकील लोग मिलकर के उसको कोर्ट का रिक्वेस्ट करें, साहब इस केस का ट्रायल आप करें। हम नहीं बोलेंगे उस बचाए, हम बोलेंगे ट्रायल शुरू करा दें। जब न्यायिक प्रक्रिया शुरू करेंगे, प्रक्रिया करते रहेगा, प्रक्रिया में फैसला होगा तो सही है तो निकल जाएंगे। तो हम लोगों को वही एक्सप्रेट करना चाहिए, अभी एक ही रास्ता है जी। तो मीडिया से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ना हो, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। प्रेशर होगा, नेताजी का भी होगा, प्रेशर मीडिया का भी होगा, होने दीजिए, वो तो स्वाभाविक है। मगर उस प्रेशर को लेने का आपको अपने कैपेसिटी चाहिए। आपका कैपेसिटी क्या कानून से आता है जी, आपका कैपेसिटी जो है ये कंपैशन से आता है जी, आपका कैपेसिटी जो है ट्रूथ से आता है, आपका कैपेसिटी अपना स्किल से आता है। अगर स्किल्ड पुलिस ऑफिसर नहीं है तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे जी। अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो डर जाएगा जी, वो पैर नीचे नहीं रहेगा, पैर उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाता है जी। अगर मान लिया आप कंपैशनेट नहीं है तो आप समझेंगे नहीं व्यथा क्या है, परेशानी क्या है जी। तो पुलिस ऑफिसर को सबसे पहले ये तीनों खूबी चाहिए उनको। कंपैशन होना चाहिए, करुणा, काबिलियत, स्किल्ड ओरिएंट होना चाहिए, और जानकारी, नॉलेज भी रहना चाहिए, और लास्ट में उनको पब्लिक सर्विस में डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेट आदमी होना चाहिए। जब डेडिकेटेड नहीं है तो अपने घर में बैठे रहेंगे, आप थाने में बैठे रहेंगे। थाने में बैठने, मैंने पहले बताया, थाने में बैठने से क्राइम नहीं आता है, क्राइम के पास जाना चाहिए। तो डेडिकेटेड आदमी क्या करेगा, आउटरीच करेगा, जाके प्रॉब्लम के पास जाएगा, प्रॉब्लम समझेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो उस तरह का इन्वेस्टिगेटर रहेंगे। तो ये पर्टिकुलर केस आपने बताया ना, उस केस में भी अगर सही में गलत इनोसेंट आदमी को फंसाया है तो वहाँ पर चार्जशीट नहीं होना चाहिए था। ओके, हो गया तब तो अभी वकील जो प्रोसिक्यूटर है वो कोर्ट में रिक्वेस्ट करा के उसको जल्दी ट्रायल निपट ले, उसके बाद फैसला कोर्ट से हो जाए। ग्रेट। एक और इम्पॉर्टेंट इशू सर, आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बहुत काम किया है। बहुत सारी मूवीज़ भी इस टॉपिक पे बनी हैं कि हम गरीब लोगों को रोड पे देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, दया के भाव से उनको भीख दे देते हैं, 10 रुपये दे देते हैं, 20 रुपये दे देते हैं। वो रीज़न होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एनकरेज करने का। आप थोड़ी सी सर, जो माफिया है जो बच्चों से भीख मंगवाता है, उस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। क्या हमें बच्चों को रोड पे जो मांग रहे हैं भीख देनी चाहिए? क्या वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? मानव व्यापार जी सबसे बड़ा जुल्म है। हिंदुस्तान के जितने अपराध है, क्राइम है, उसमें मैं समझता हूँ कि इससे घृणित अपराध हो ही नहीं सकता है। इंसान का क्रय बिक्री होता है। मैं दुकान में जाके एक कप खरीदूंगा, मैं खरीदने वाला आदमी हूँ, आपने बेचा है, आपने बेचने वाला आदमी है, या मैं बेचूंगा आप खरीदते हैं। तो खरीद बिक्री सामान का हो सकता है, संपत्ति का हो सकता है, भाई इंसान का नहीं हो सकता है। जब इंसान का एक क्रय बिक्री होता है तो उसका मतलब समाज का सबसे घृणित अपराध है। इसलिए मानव व्यापार सबसे घृणित अपराध है। उसमें खरीदने का है, बेचने का है, एक्सप्लॉइट करने का है, ट्रांसपोर्ट करने का है, ये एक फाइनेंशियल है, और उसका कस्टमर है, कॉन्स्पिरेटर है, ग्राहक है, हो कॉल ग्राहक, और फाइनेंस करने वाला आदमी, हर तरह के लोग मिला हुआ है। ये बड़ा श्रृंखला है। इसलिए नया कानून में, अभी जो नया कानून इस महीने में आ गया ना, जुलाई में जी, उसमें मानव व्यापार को ऑर्गेनाइज क्राइम का तरीका दे रखा है। सेक्शन 111 में कहता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम की परिभाषा में ऑर्गेनाइज संगठित अपराध में मानव व्यापार को भी रखा है। तो मानव व्यापार संगठित अपराध हुआ, ऑर्डिनरी क्राइम नहीं है। ऑर्डिनरी क्राइम नहीं है, ये सिंपल रेप नहीं है, ये सिंपल एक्सप्लॉइटेड लेबर नहीं है, ये ऑर्गन निकालने का नहीं है, ये ऑर्गेनाइज है। कई लोग सोर्स से लेके, ट्रांसिट से लेके डेस्टिनेशन तक कई लोग मिला हुआ है। बहुत सारे अपराधियाँ, आइडेंटिफाई करने वाले, ले आने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले, एक्सप्लॉइट करने वाले, षड्यंत्र में भाग होने वाले, हर आदमी में इसमें मिला हुआ है। इसलिए बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है। नंबर 1, उसका कई पहलू भी हैं जी। पहले था कि फिजिकली किसी को उठा लेकर आते थे लड़की को मसाज पार्लर में या वेश्यालय में या कहीं पर उसका एक्सप्लॉइटेशन होता था फिजिकल वर्ल्ड में जी।
अब उस फिजिकल वर्ल्ड से बदल गया, उसको आड़ में मसाज पार्लर के नाम पर, टूरिस्ट सर्किट के नाम पर, उस तरह का जो कोई अच्छा काम का एक आड़ दे करके, एक फसाड दे करके उसके अंदर में एक्सप्लॉयटेशन करना का भी प्रक्रिया शुरू हुआ। उसमें हम लोगों को जागरूक रहने से बहुत कुछ कंट्रोल आ सकता है। तीसरा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक में आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक में आप जाइए, आपको जाना है, हमको जाम तारा, हमको परसों वहाँ पहुँचना है, हमको एस्कॉर्ट चाहिए, 15 साल की लड़की एस्कॉर्ट चाहिए। एस्कॉर्ट मतलब वही है, आप ऑर्डिनरी सिक्योर एस्कॉर्ट सर्विस में नहीं मिलेगा। जो जायज एस्कॉर्ट सर्विस बोलेगा नहीं, हम देते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं मिलेगा। सेकेंडली वो लड़की आएगी तो भी 25 साल की उम्र के कम नहीं होगा। और थर्ड, वो लड़की के साथ आप बदतमीजी कर नहीं सकते हैं। तीसरे का मैसेज आएगा आपको एस्कॉर्ट में भी, ठीक है, वहाँ जानने वाला जान पहचान, आपको देवघर मंदिर में पूजा कराने के लिए, आपको दुमका पहुँचाने के लिए, काठीकुंड लेने के लिए, मसंजौर डैम दिखाने के लिए, वो सब के लिए आपका साथ जा सकता है। मगर ये जो गलत काम करने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत सारे गलत एजेंसी है एस्कॉर्ट सर्विस में, वो आपको क्वाइटली अप्रोच करेगा, भाई आपको ये करेंगे वो करेंगे, 15 साल की लड़की मिल जाएगा, मगर 2000 के बदले में आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। तो आपको उसी तरह आपको उस चाल में ले आ करके आपको ट्रैप करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट आदमी हैं तो आप उसमें जा ही जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे केस में अभी फसाद बना हुआ है सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पर, एस्कॉर्ट एजेंसी के नाम पर। बहुत सारे लड़कियों का और लड़कों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ग्रेट सर, एक क्वेश्चन बीच में पूछ लेता हूँ सर, मैं इसी से रिलेटेड। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, इस पे तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। हर सिटी में इंडिया के, आप कोलकाता चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, हर सिटी में रेड लाइट एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात कर लेते हैं, जीबी रोड। हर किसी युवा को जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, हम कोई बच्चे नहीं हैं तो देयर इज़ नो नीड टू हाइड दिस। वहीं पे पुलिस स्टेशंस हैं, वहीं पे हज़ारों महिलाएं जो हैं वो इस व्यापार में लिप्त हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं, उनकी खरीद फरोशी करते हैं, उनको बुकिंग्स करते हैं। अगर ये इलीगल है तो खुले में कैसे हो रहा है? शायद दिल्ली के आसपास का कोई युवा ऐसा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि जीबी रोड में ये काम होता है। तो पुलिस को सर ये चीज़ कैसे नहीं पता? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा जी। अगर पुलिस को जानकारी नहीं है तो वो पुलिस के लायक भी नहीं हो। चाहे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुलिस, डिप्टी कमिश्नर पुलिस को, या पुलिस कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, जो भी हो, उनको इसकी जानकारी नहीं है तो ही और शी डजंट डिजर्व टू बी देयर। वो लायक नहीं है, नंबर 1। लायक है तो उनको काम भी करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? नियम के मुताबिक, मैं औरत हूँ, नहीं, मैं औरत हूँ, 32 साल की औरत हूँ। आपने बोला कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ 2-3 और लड़कियां हैं, मैं ऐसा करते हैं हर महीना तुमको 1 लाख रुपया तनख्वाह देता हूँ, आ जाओ। आपने कस्टमर को बुलाया और डेली कस्टमर से 20,000 रुपया, 40,000 रुपया लेना शुरू कर दिया। आपको 1 महीने में मान लिया 20 लाख मिल गया, हमको 1 लाख दे दिया, उसमें आपने मुनाफा लिया 19 लाख का। मेरे साथ गलत काम करके आपने फायदा उठाया, ये गलत है, ये बिजनेस है, ये कहते हैं कमर्शियल। तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन गलत है, उसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग। और ट्रैफिकिंग में ये नहीं है कि बच्चे ही, अडल्ट महिला भी है। अडल्ट महिला को फुसलाया, उनको लालच दे दिया, उनको प्रलोभन दे दिया। तो लालच से, प्रलोभन से, धमकी से उनको फुसला के ले आते हैं। उनको बोले कि आपको नौकरी दे देंगे फिल्म दुनिया में, आ जाओ मुंबई में, आप बहुत खूबसूरत है फिल्म दुनिया में। वहाँ ले आने के बाद बोला कि आज ऐसा करो, आज उनके साथ हो जाओ, कल इनके साथ हो जाओ, परसों देखते हैं। तो वहीं हुआ प्रोस्टिट्यूशन। तो ये गलत है, ये कमर्शियल हो गया। आपको उनको हो सकता है पैसा नहीं लेते होंगे, मगर किसी को फेवर के लिए, किसी को कोई सर्विस करने के लिए, तो इस तरह का काम करते हैं इसमें, वो भी इलीगल है। तो हिंदुस्तान के कई जगहों में प्रोस्टिट्यूशन का ये जो बना हुआ है इलीगल एक्टिविटी, उसको रोकने के लिए आपने पूछा पुलिस का दायित्व क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है। कानून के मुताबिक सेक्शन 2 कहते हैं, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में डेफिनेशन दिया हुआ है प्रोस्टिट्यूट और प्रोस्टिट्यूशन का डेफिनेशन दे रखा है, जिसके मुताबिक वो एक्सप्लॉयटेशन है। प्रोस्टिट्यूशन को एक्सप्लॉयटेशन करके ही डेफिनेशन दिया हुआ है कानून में। तो उस तरह का मतलब है कि जब यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पुलिस का ड्यूटी है, फर्ज है उसको बंद करने का।
और कार्रवाई करने का पुलिस का भी ड्यूटी बना हुआ। कानून में बहुत कानून है, 370 IPC था, अभी बदल गया, दूसरा कानून आ गया, और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में भी है, और चाइल्ड लेबर एक्ट में, बॉन्डर लेबर एक्ट में, हर तरह का कानून हमारे पास इतना ज़्यादा कानून है, कानून में शक्ति है और ड्यूटी भी है, मैंडेट भी है। अब इसमें इम्प्लीमेंट करने का पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी है, उनका फ़र्ज है। आपने पूछा है कि यहाँ कमला मार्केट में क्यों नहीं बंद हुआ। ये कमला मार्केट में जहाँ कोठा है, जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस कोठा को बंद करने का अधिकार भी SDO का है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को कानून में, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में, सेक्शन 18(1) में, 18(1) में SDO को पावर है कि उसको बंद करने के लिए। और 18(3) में ये भी कहता है कि SDO का ऑर्डर सही ऑर्डर बनाया, उसको हिंदुस्तान के कोई कोर्ट नहीं है उसको खारिज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी उसको खारिज नहीं कर सकते हैं अगर तरीके से ऑर्डर बनाएंगे। तो इस तरह का कानून में हमारा शक्ति है, वो कानून को इम्प्लीमेंट करने में कोई असफल होता है, गलती उनका है। एक एग्जाम्पल दूंगा, गोवा में बाइना बीच करके था, ये 1997 में हम लोग गए थे रिसर्च के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहाँ देखा पूरा सो कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था। हमको समझ नहीं पा रहा है कि कैसे चल रहा है, क्यों इतना ओपनली चल रहा है। 2002 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मेरे को बुलाए थे भाई 2 साल के लिए, उनके साथ बैठ के ट्रैफिकिंग पर रिसर्च करने के लिए। उनके साथ मैंने 2 साल काम करके ट्रैफिकिंग पर रिसर्च किया। मेरा PhD के लिए नहीं, PhD पहले दूसरा है, ये उनके लिए काम किया, NHRC के लिए। उस रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिसर्च फील्ड में था। तो वहाँ गोवा में गए, कई लोगों से बात किया, महिला से, दीदी आप कैसे आए, बोला कि आप अपने मन से आई। ओके, फिर दूसरा, दीदी आपको मन का कैसे आई, वो ऐसे आई थी। थर्ड डे गया पान लेके, दीदी आपको बताओ सही मन कहाँ से आया, बोला कि देखो हमको उसने बोला ये यही धंधा है, ये अच्छा है, पैसा बहुत मिलता है, आ जाओ। और उसने क्या लिया, उसने 5,000 रुपये दे दिया, कोठा ले लिया। तो हर आदमी के पीछे कोई ना कोई पीछे है, उनको लालच देने वाला, उनको फुसलाने वाला, उनको 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 किसी तरह कन्विंस करा के ले आने वाला। तो ये ट्रैफिकिंग हुआ। अब गोवा में क्या हुआ, तो गोवा में समस्या सीरियस था, इतना कोठा में एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था, कई लोग आते गए कस्टमर के नाम पर। हालांकि कस्टमर नहीं है, सही परिभाषा में ये जो आने वाला आदमी है ना, ये क्रिमिनल है, उसी के चलते ट्रैफिकिंग हो रहा है। उसको जो कस्टमर बोलते हैं ना, गलत शब्द है। हिंदुस्तान के कानून में कस्टमर शब्द है ही नहीं। महिला को ट्रैफिक महिला को एक्सप्लॉइट करने वाला आदमी क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, वो कस्टमर नहीं है, ग्राहक नहीं है। एनीवे, पर्रिकर साहब थे वहाँ पर, मनोहर पर्रिकर साहब थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर। जानकारी उनको भी मिली, उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ समाधान निकलना चाहिए। फॉर्चुनेटली हाई कोर्ट जज भी मिल गया, अच्छे हाई कोर्ट जज यहाँ पर PIL फाइल हुआ कि इसको कुछ समाधान निकलना चाहिए। हाई कोर्ट जज ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को आप स्टडी करा के बताओ कितने लोग कहाँ से हैं। कई राज्यों से, कोई आंध्र प्रदेश से इतना महिला है, कर्नाटका से इतना महिला है, महाराष्ट्र से इतना महिला है। हाई कोर्ट ने क्या किया, वहाँ के कंसर्न चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया कि आप आ जाओ, अपने स्टाफ को भेजो, अपने महिलाओं को देखो, इनको रिलीफ के लिए, इनको रिहैबिलिटेशन के लिए पैकेज बना के लाओ। किसी ने अपने कलेक्टर को भेजा, किसी ने अपना एडिशनल सेक्रेटरी को भेजा, किसी ने चीफ सेक्रेटरी को भेजा। तो वो लोग आए, अपना प्रोग्राम बना के उनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाए। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, चूंकि पर्रिकर साहब भी थे, हाई कोर्ट भी एक साथ थे, पुलिस भी साथ थे, तो इन्हें तीनों मिलाकर इतना बढ़िया काम हुआ कि एंटायर एरिया सफाई करा के आज वहाँ पर पब्लिक पार्क है। जी, महिलाओं को भगाना से नहीं बनेगा, वही बेचारी वो कहाँ जाएगी, वो उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए, उनका पुनर्वास करना चाहिए। पुनर्वास के लिए कंसर्न राज्य सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ये अच्छा मॉडल है गोवा का, बाइना बीच का सफाई करने का, बाइना बीच से उनको रिहैबिलिटेट करने का। मैं समझता हूँ कि ये मॉडल बाकी राज्यों में भी अगर करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। अभी इंटरेस्टिंगली नागपुर में भी किया। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने इसमें इंटरेस्ट लिया, खुद उन्होंने इंटरेस्ट लिया, मिस्टर अमितेश कुमार। उनका इंटरेस्ट देने से नागपुर में भी इसका काम शुरू कर दिया। और ये हमको लगता है कि इसको लगातार करते रहे, एक दिन में 5-6 में नहीं हो सकता है। बहुत सारे एजेंसी आना है, रिहैबिलिटेशन का एजेंसी आना है, कंसर्न राज्य सरकार के एजेंसी पहुंचना है, रिहैबिलिटेशन पैकेज बनना है, उनका विलिंगनेस लेना है, उनको समझाना है, विलिंगनेस में उनको समझाना पड़ता है। ये काम करते कराते 6 महीना हो जाएगा। उसमें अगर ईमानदारी से काम करेंगे, कर्मठता से काम करेंगे, मैं समझता हूँ कि वहाँ भी सोल्यूशन निकलने का है, गोवा नागपुर में भी। जी, बाकी जगह भी इस तरह का कर सकते हैं। जी सर, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। आप चेन्नई से हैं
अभी हम गुड़गांव में बैठ के शूट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा मैं गुड़गांव की जो सिचुएशन है ना, कितनी डेंजरस हो चुकी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके, ये आपको थोड़ा सा आपके नोटिस में डाल देता हूँ। आप चाहे रिटायर्ड ऑफिसर हैं, लेकिन आज भी आप सीनियर ऑफिशियल्स के टच में हैं, सीनियर अथॉरिटीज़ के टच में हैं, तो आप उनको ये मैसेज दीजिएगा। मेरा रिटेल आउटलेट्स है सर, मेरे अपैरल स्टोर्स है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। मॉल्स, जिन मॉल्स में मेरे स्टोर्स हैं ना सर, लेट्स से ग्राउंड फ्लोर पे हमारा स्टोर है, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे मॉल में ना स्पा चल रहे हैं, खुले आम उनके बाहर उनके एग्जीक्यूटिव, उनके एजेंट्स खड़े होते हैं। अगर हम मान लो किसी दिन थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं ना, पूछते हैं हाँ सर मसाज करानी है, और फैमिलीज़ जो है ना उनको इतना एम्बेरसमेंट होता है। ये सोचिए मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, मेरे साथ बच्चे, और वहाँ पे उस तरह की महिलाएं उस तरह के कपड़े पहन के घूम रही हैं। तो पहले ये जो रेड लाइट एरियाज़ में होता था ना, आज ये मॉल्स में आ चुका है, जैसा आपने मेंशन किया है। तो ये सिचुएशन सर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। मुझे पता नहीं कि गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है, लेकिन पर्रिकर साहब ने जैसे किया था, ऐसा मेरे हिसाब से कोई अगर हरियाणा के सीएम को टैग कर दे या उनको फॉरवर्ड कर दे तो शायद काफ़ी हेल्पफुल होगा। हरियाणा में तो सर ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है। नहीं, पर्रिकर साहब ने, माननीय पर्रिकर साहब ने, अभी नहीं, जिंदा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जी जी, वहाँ के हाई कोर्ट जज ने, अब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर के जो काम किया उसका मुकाबला कहीं नहीं है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया। अब आपने पूछा गुड़गांव के बारे में, आपने कहा जी कई जगह इस तरह का काम चल रहा है जी। उसमें कानून के दो पहलू मालूम होना चाहिए। नंबर वन, आप ओपनली सोलिसिट कर रहे हैं, सोलिसिटिंग कस्टमर को लाने के लिए, आप ओपनली, मैंने पहले बताया कि प्रोस्टिट्यूशन पर से इलीगल नहीं है, तो भी आप सड़क में खड़ा होकर आ जाओ, तब तो आप सोलिसिट कर रहे हैं। दैट इज क्रिमिनल अंडर लॉ। सेक्शन 8 में ITPA में कहता है कि सोलिसिटिंग बैंड है। अगर कोई महिला या पुरुष सोलिसिट करता है अपने लिए या दूसरे के लिए, ये कानून के अंतर्गत अपराध है। पुलिस का काम है कि उनको गिरफ्तार करके वहाँ एविडेंस बना करके उनको चार्जशीट करें। इस तरह का हम 10 आदमी को अगर प्रोसिक्यूट करेंगे एविडेंस बना करके, कोर्ट से सजा हो जाएगा, तब तो ये धंधा में काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, ये महिला अपने से करती है कि किससे करवाता है। ट्रैफिक के पीछे रहेगा, आगे नहीं आएगा। महिला को बोला तुम जाओ, बोलो, करो, तो उस महिला बिकम्स ए मीडियम, महिला विक्टिम बन जाती है और उनसे करवाते हैं। उस वक्त पुलिस को जानकारी लेना चाहिए कि महिला क्यों कर रही है, उसका इंटरव्यू करके समझने के बाद अगर पीछे कोई बंदा बैठा हुआ उसने करवाया तो ट्रैफिक वही है, ऑफेंडर वही है, ये महिला विक्टिम है। तो उस तरह की कानूनी कार्रवाई भी करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर अच्छा से तरीके से, कानूनी तरीके से पुलिस ऑफिसर काम करेंगे इसमें, और उसमें मजिस्ट्रेट भी आए हैं। यहाँ पर अगर शायद पुलिस कमिश्नर को SDM का पावर है, ये सेक्शन 18 में मसाज पार्लर को भी बंद करने का अधिकार SDM को है। अगर किसी मसाज पार्लर में ट्रैफिक बच्चियों का, ट्रैफिक लड़कियों का, ट्रैफिक लड़कों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसका एविडेंस के मुताबिक चार्जशीट हो नहीं हो, उसका पहले ही अगर एविडेंस आ गई तो SDM को अधिकार है उसको मसाज पार्लर को बंद करने का। 1 साल के लिए आराम से बंद हो जाएगा। तो इस तरह का कानूनी प्रक्रिया कार्यान्वयन पुलिस और मजिस्ट्रेट काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। ग्रेट सर। आपने एक बात आपने पूछा मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में। जी जी, तो आपने शुरुआत कराया, वो वहाँ बोलना भूल गया था। जी जी, ट्रैफिकिंग और मिसिंग चिल्ड्रन का लिंक आपने पूछा था जी। बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान में मिसिंग होते हैं जी। पता नहीं कितने लोगों को जानकारी होगा, हिंदुस्तान के डेट में आजकल करीब 80,000 बच्चे, 80,000 बच्चे का मतलब 18 से कम वाला लड़का लड़की, 80,000 बच्चे एक साल में मिसिंग करके लापता होकर रिपोर्टिंग होता है। 80,000 बच्चे, उसको 365 से डिवाइड करके देखो डेली कितना होता है। और इसमें से 40,000 के आसपास बच्चे उस साल में वापस आते ही नहीं है, ट्रेस नहीं होता है। अगले साल में मान लिए 10,000 भी वापस ट्रेस हो गया तो 30,000 बच्चे हर साल में अनट्रेस रह जाता है। ये कहाँ जाता है? NHRC के लिए रिसर्च किया, मैंने खुद देखा। बोलेरो गाड़ी में सुबह 4:30 बजे बच्चों को डालते हैं लोधी रोड में, और 11:30 बजे रात में उठा लेते हैं बच्चों को। डालने वाला ट्रैफिकर है, वो बच्चे का हाथ को तोड़ दिया, कुछ टूटा कर दिया, लंगड़ा कर दिया, ताकि बच्चे भीख मांगते रहें। अब बच्चों को कहा जाता है कि तुम पैसा लेना है। वो बच्चे को आप जाकर इडली दे दो, समोसा दे दो, वो नहीं खाएगा, नहीं लेगा। वो बोला हमको पैसा चाहिए, उसको बोल रखा है पैसा लेना है। तो बच्चे को काम है कि तुमको डेली 100 रुपया कमाना है, 100 से ज़्यादा कमाएगा तुम्हारा है,
सबसे कम कमाएगा तो पिटाई होगा। तो ये बच्चों को इस तरह के ला करके ट्रैफिकिंग करने वालों को मैंने खुद देखा। अब शायद बंद हो गया, पुलिस एक्शन हो गया होगा, मगर ये ट्रैफिक का जो है ना, मिसिंग चिल्ड्रन और ट्रैफिकिंग में बहुत बहुत गहरा संबंध है। बहुत सारे बच्चे जो लापता होते हैं वो बच्चे को ट्रैफिकर ले आते हैं। बच्ची भागती नहीं है, बच्ची को भगाया जाता है। लड़का प्रॉस्टिट्यूट, लड़की प्रॉस्टिट्यूट नहीं है, वेश्या नहीं है, प्रॉस्टिट्यूटेड गर्ल है, उनको वेश्या बनाया जाता है। कोई महिला प्रॉस्टिट्यूट नहीं है, उनको वेश्या नहीं है, वेश्या बनाया जाता है, प्रॉस्टिट्यूटेड वुमन। ये अपराध करने वाले कस्टमर नहीं, ग्राहक नहीं है, और अपराध कर्मी है, क्रिमिनल है, रेपिस्ट है। तो अगर उस मानवाधिकार के परिभाषा में हम देखेंगे, ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से इस केस को आप डील करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस ऑफिसर को भी जानकारी मिलेगा, पब्लिक को जानकारी मिलेगा, उससे हम लोग इस समस्या को बहुत कुछ सॉल्व करने का रास्ता है। मिसिंग चिल्ड्रन सॉल्व करने के लिए हमको सबको मिलना चाहिए, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। अभी गए थे वाराणसी में, एक यंग IAS ऑफिसर है नागपाल साहब, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उन्होंने बच्चों को रेस्क्यू कराया। मैंने उनसे फ़ोन किया, बेटे आपको कैसे लगा, क्या बड़ा किसा, हमको मेरा फ़र्ज है, ड्यूटी अच्छा लगा। और उन्होंने क्या किया, इनिशिएटिव लेकर के पुलिस को, पंचायत को, सबको ला करके करीब 700 बच्चों को जो मिसिंग था अनट्रेस उनको लाया है 2-3 साल, 1-2 साल में। मैंने उनको पब्लिक मीटिंग में बधाई दी उनको। तो हर आदमी सोचें हम भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, अगर आप पूछेंगे कि भाई CDO, आप डेवलपमेंट का काम करने वाला IAS ऑफिसर, आप इसमें क्यों चले आए, ये कहाँ लिखा है कि आपको ये आपका काम नहीं है? पब्लिक सर्विस में है तो आप करिए ना। अब आप मिज़ोरम आप देखिए, मिज़ोरम में कोई आदमी मिसिंग होता है, उसका रिपोर्ट पुलिस से जाता ही है, मगर वहाँ पर एक एसोसिएशन है, यंग मिसो एसोसिएशन, YMA, इनका रिपोर्ट आता है, यंग मिसो एसोसिएशन रिपोर्ट आ गया कि फलाना लड़की या लड़का मिसिंग है, आदमी मिसिंग है। वो क्या करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप सबको भेजेगा, एंटायर मिज़ोरम में व्हाट्सएप मिलेगा कि 100 आदमी, 100 महिला या 100 बच्चा या बच्ची, उसका डिटेल सही है, कपड़ा यही पहना हो, यही है, मिसिंग है। हर आदमी ट्रेस में लाए, हर आदमी ट्रेस में निकल जाए। कॉलेज हो, स्कूल हो, टीचर हो, पुलिस ऑफिसर हो, पब्लिक हो, पंचायत हो, हर व्यक्ति को ट्रेसिंग में निकलना ही है। और जो ट्रेस के लिए आप निकलते जाते हैं, आपको घर में खाना नहीं बना पाएंगे, आपके घर में खाना आ जाएगा, वो खाना भिजवाते हैं। और लगातार ट्रेसिंग करने से क्या होगा, 1 दिन में 2 दिन में हर कोई मिसिंग वापस आता है। 99.9% मिसिंग वापस ले आता है, या तो जिंदा या डेड। क्यों, कहीं क्लिप से गिर गया, नीचे मर गया होगा, तो उनका डेड बॉडी भी ले आते हैं। तो ये 99% का ट्रेसिंग मिज़ोरम में हो सकता है, बाकी जगह भी हो सकता है। तो अगर 50,000 बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, उसमें से 30,000 बच्चे वापस आते नहीं हैं, ये गलती हम लोगों का है। हम लोग सब मिलकर काम करेंगे तभी बनेगा। राइट, ग्रेट। अभी सर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो एक और बहुत बड़ा इशू जो बच्चों को लेके है वो है टेररिज्म का। आपको पता है टेररिज्म कितना बढ़ रहा है। ऐसा क्या हो जाता है सर कि एक बच्चा अपने शरीर पे बॉम्ब बांध के अपने आप को सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसको लगता है कि ये करके तो मैं अपने भगवान को, अपने खुदा को खुश कर रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल है सर? ये बच्चों का जो मोटिवेशन करके उनको ट्रैप करा के, उनको ट्रैप करके उनको टेररिस्ट बनाने का जो प्रक्रिया आजकल शुरू हो गया कई जगह, ये बहुत बड़ा चैलेंज है समाज के लिए। इसको हमको सबको मिलकर के रोकना ही चाहिए। इसको बड़ा सीरियस अपराध है। बच्चे इनोसेंट है, हर बच्चा इनोसेंट है, हर बच्चा, कोई बच्चा क्रिमिनल नहीं है, कोई जन्म से क्रिमिनल बनता ही नहीं है, उसको क्रिमिनल बनाया जाता है, या तो फैमिली या कम्युनिटी या वहाँ का एम्बियंस, उसी में से वो क्रिमिनल पैदा होता है। जन्म से कोई क्रिमिनल नहीं बनता है। तो जन्म से अच्छा इंसान बनता है, वो अच्छा इंसान को गलत रास्ते पर ले जाने वाले, उसको उकसाने वाले, उसको ट्रेनिंग देने वाले, उसको मन बहला करके उसको टेररिस्ट बनाने वाले, तो ये सब आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉब्लम वहीं पर है, वो बच्चे पर नहीं है। तो हमको चाहिए कि उनको कौन इस तरह का टेररिस्ट बनाता है। बच्चे को, आम बच्चे को, इंसान को, अच्छे बच्चे को गलत रास्ते पर ले आने वाले, वहीं पर उसका जो एंटायर प्रक्रिया को डील करना हम लोगों का काम है। उसमें पब्लिक को चाहिए कि इंफॉर्मेशन पुलिस को पास ऑन करे।
आम जनता जानते हैं वहाँ पर इस तरह का आदमी करते रहता है, तो मोहल्ला में, टाउन में लोगों को मालूम होगा ही। ये डरने से नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन आप पुलिस को पास ऑन करें। अभी इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया, आप व्हाट्सअप कर दें, आप SMS कर दें, आप टेलीफोन कर दें, व्हाट्सअप कॉल कर दें, सब ऐसे ऐसे हो रहा है, आप जाकर देख लो। पुलिस जरूर पूछेगा आप कौन है, क्या है, पहचान आपसे जरूर ले लेगा। बोला कि साहब हमको हमारा आइडेंटिटी डिस्क्लोज मत करिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, मेरा पहचान आप कॉन्फिडेंशियल रखिए। 100% आई कैन एश्योर यू ये सही रहेगा, आपका सिक्योरिटी रहेगा, आपका आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहेगा। हमको इन्फॉर्मेशन पुलिस को पास ऑन करें, उसका पुलिस का काम है कि इमीडिएटली एक्शन ले लें। जो टेररिस्ट बनाया जाता है, उसको ब्रेन वॉश किया जाता है, उस आदमी को जब तक हम डील नहीं करेंगे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ये होता है कई जगह, इंक्लूडिंग केरला में। अभी आया ना, केरला में, डाउन साउथ में, केरला में इस तरह का जो ब्रेन वॉश करने का इंफॉर्मेशन काफ़ी आ चुका है। अब वहाँ पर भी हर आदमी को, वहाँ का हो सकता है आदमी मिली भगत होंगे, इसलिए उनको वहाँ पर करने का स्कोप है। मिली भगत होगा तो भी आम जनता बहुत अच्छे लोग हैं ना। आम जनता, हर आदमी क्रिमिनल नहीं है, आम जनता में 90% अच्छे लोग हैं। ये अच्छे लोग साइलेंट रहने से काम नहीं बनेगा। हमारे जो साइलेंस है, अच्छे लोगों का साइलेंस से ही, अच्छे लोगों का मुंह बंद रहने से ही अपराध कर्मी आगे बढ़ता है। अपराध कर्मी आगे बढ़ना रोकना है, हमको अपना चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। अच्छे लोगों को अपना चुप्पी तोड़ना पड़ा। आपके मीडिया के मार्फत से यही मैसेज आना चाहिए कि हम अच्छे आदमी हैं, हम अच्छे इंसान हैं, हम सही में भारतवर्ष के आदमी है, हम चुप्पी तोड़ेंगे। हमारे समाज में कोई क्राइम होता है, इस तरह का बच्चे का ब्रेन वॉश कराकर टेररिस्ट बनाता है, कोई भी क्राइम होता है, मैं उसका रिपोर्ट पुलिस को दूंगा, मैं उसका रिपोर्ट सरकार को दूंगा। चाहे MLA साहब को दीजिए, चाहे MP साहब को दीजिए, चाहे अपने पुलिस को दीजिए, जिसको आप भरोसा है उसको आप दीजिए। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आना ही चाहिए, डरने से नहीं बनेगा। आप पुलिस को रिक्वेस्ट करिए कि मेरा कॉन्फिडेंशियलिटी रखिए, मेरा एनोनिमिटी रखिए, वो जरूर रखेगा। सर, पेरेंट्स का क्या रोल रह सकता है ये इंश्योर करने में कि मेरा बच्चा टेररिस्ट ना बने? बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है ये सवाल। पेरेंटल कंट्रोल जहाँ पर अच्छा है ना, वहाँ पर चाइल्ड का तरक्की होता है। जहाँ पर पेरेंटल रेगुलेशन, कंट्रोल और अटैचमेंट नहीं है, वहीं पर ही ज़्यादा बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं। अभी बड़े बड़े परिवार में भी पापा बिजी है IT कंपनी में, मम्मी बिजी है IT कंपनी में, दोनों 18 घंटा काम करते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं। अब बच्चे को देखने वाला कोई है नहीं, कोई किसी को लगा दिया, कोई ट्यूटर को लगा दिया, कोई सर्वेंट को लगा दिया। अब बच्चे को कभी देखते नहीं, सुनते नहीं है। बच्चों को अपने माता पिता से कम्युनिकेट करने का जब अवसर नहीं मिलता है, मे भी संडे को बैठ के TV देख लिया, वहाँ भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो उस वक्त आपको बच्चों के साथ आपको डेली कम्युनिकेशन चाहिए। स्कूल से आते समय 5 मिनट 10 मिनट मम्मी को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। बेटे क्या हुआ, कैसे हुआ, आज क्या खराब था, क्या अच्छा था। ये बच्चे से कम्युनिकेशन हर चीज़ में माता पिता का रहेगा, तो माता पिता को बच्चों का गलत रास्ता जाने से रोक सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर माता पिता भी उसमें इन्वॉल्व है, तो अगर मान लिया आपके पड़ोस में एक आदमी इस तरह का काम करते हैं, माता पिता भी इन्वॉल्व है, बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं गलत रास्ते पर करने के लिए, पिक पॉकेटिंग में है वो सही, जो भी वो काम करते हैं, समाज के कम्युनिटी किस काम में, कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कम्युनिटी के किसी को मालूम होगा, वहाँ पंचायत मुखिया होगा, पंचायत प्रेसिडेंट होगा, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, वो तो हिंदुस्तान का आदमी है ना। उनका दायित्व बन जाता है कि पुलिस को या कंसर्न एजेंसी को उसका खबर दे दें, उसको निपटने का प्रक्रिया शुरू करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि माता पिता जो इन्वॉल्व है उनको पर कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए। ये कानूनी कार्रवाई करने के लिए इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस लोकल लेवल से अगर पुलिस में थाना में आ जाए तो पुलिस को बुलाएं, पुलिस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इमीडिएटली उस पर कार्रवाई ले लें। वंडरफुल सर, काफ़ी सारे पॉडकास्ट आजकल इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। उन पॉडकास्ट में ये कहा जा रहा है कि करप्शन इज़ द ग्रीस ऑफ इकोनॉमी। थोड़ा बहुत करप्शन इकोनॉमी को आगे लेकर जाता है। क्या अभी मान लो मैं रोड पे जाऊं सर, रेड लाइट जंप करते ही कोई मुझे रोक लेगा, पैसा ले लेगा, मुझे मान लो कोई हाउस का डिज़ाइन मुझे क्लियर कराना है और मैंने थोड़ा उल्टा सीधा बना दिया, 20-30-50 हज़ार रुपये दे के 1 लाख रुपए दे के उसको अप्रूव करा लेते हैं। बिल्डर्स तो आपको पता है हर स्टेप पे पैसे खिलाते हैं। करप्शन हमारी सोसाइटी में, क्या गवर्नमेंट खुद से करप्शन को अलाउ करती है? क्या ऐसा है कि गवर्नमेंट खुद चाहती हो कि थोड़ा बहुत करप्शन होता रहे ताकि ग्रोथ फास्ट रहे? ऐसा कोई चाहेगा नहीं कि करप्शन बढ़े। ओके।
ऑन रिकॉर्ड हर आदमी बोला है कि करप्शन नहीं हो, तरक्की करें, सच में काम करें, ईमानदारी से काम करें, प्रॉबिटी, इंटेग्रिटी सब हर आदमी बोलेगा। मगर उसका शुरुआत कई जगह से होता है। नंबर 1, ये चुनाव के टाइम पर ही आपने देखा करप्शन कितना हाई लेवल पर करप्शन होता है चुनाव में। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बता रहा हूँ, किसी के पक्ष में भी नहीं बता रहा हूँ। अगर हम सभी पार्टी, हिंदुस्तान के सभी पार्टी एक साथ बैठ के फैसला करें, अगले चुनाव से लेके हम लोग ये करप्शन पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो जनता को वोट देना उनको दे दीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। अच्छे पार्टी निकल के आएगा। अभी भी आप देखें पार्टी को वोट जहाँ मिला है, जहाँ पर सही कैंडिडेट है उनको वोट मिला ही है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मिला है उनको। तो एक हुआ 50% जो है सही अच्छे लोग आगे, बाकी करप्शन के चलते निकल के आगे। तो आपने पैसा खर्चा करके आप MLA बन के, और MLA आकर के आपका क्या काम होगा? सबसे पहले वो पैसा डबल कमाना है, 3 टाइम्स कमाना है, अगले 5 साल के बाद फिर इलेक्शन में आना है। तो आप पैसा कमाने के चक्कर में करेंगे। आप क्या करेंगे? कलेक्टर साहब को अपना आदमी को अपॉइंट करेगा, उसको बोलेगा पैसा कमाओ, थानेदार को अपना करेगा, SP को अपना करेगा। तो बहुत से नेता लोग क्या करते हैं, अपने लोगों को गवर्नमेंट सर्विस में, फिशरीज डिपार्टमेंट में, पशुपालन विद्या डिपार्टमेंट में, और हर तरह के डिपार्टमेंट में जहाँ पैसा है, डेवलपमेंट का है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, रोड का है, पुलिया है, इनका उनका, हर डिपार्टमेंट के लोगों से अपना पैसा बांध लेगा, इतना % मेरे को चाहिए। तो कई जगह ये पॉलिटिकल ऑफिशियल नेक्सस बड़ा स्ट्रांग है। ये पॉलिटिकल ऑफिशियल नेक्सस जहाँ पर ऑफिशियल नेक्सस जहाँ स्ट्रांग है, वहाँ पर करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज भी है। और उसको कौन तोड़ेगा? वहाँ चाहिए एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर चाहिए, ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पर हो, बहुत कुछ कर सकता है। हम लोग, मेरी वाइफ IAS में थी, हम लोग दोनों IAS IPS में थे। और ये पलामू जिला में, अभी तो झारखंड में है, उस वक्त वहाँ पर उनका पोस्ट था DDC, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। मैं था वहाँ पर SP। हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर जितने डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वो सब काम जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी के, उनका कार्टेल बना हुआ है, ABCD उनको ही मिलेगा। जितना निविदा है होता है, पब्लिक अप्लाई करते हैं, निविदा का फाइनली सिलेक्शन A को मिल गया, B को मिल गया, C को मिल गया, D को मिल गया, और किसी को नहीं मिलेगा। ये हम लोगों को खबर मिल गया, क्योंकि उनका जो टेंडर फॉर्म ही मिलते नहीं है, पब्लिक को नहीं मिलता है। टेंडर फॉर्म में अपने करेगा तब ना कॉम्पिटिशन होगा। टेंडर फॉर्म इससे खुद ले लेता हूँ। तो मेरी वाइफ थे, उन्होंने क्या बोला कि इसको हमको बंद करना है, ये कार्टेल को हम लोगों को बंद करना है। पुरानी बात है, 82 की बात है। मिलकर के करने से क्या होगा? मैं SP था, वो DDC थी वहाँ पर, बोला इसको तोड़ना ही है। एनीवे वहाँ पर उस वक्त हम लोग फैसला कर दिए इसको बंद करने के लिए। और उन्होंने क्या किया, ऑफिस में जो कंसर्न आदमी है वो टेंडर देता है, एक बोर्ड लगेगा, टेंडर यहाँ मिलेगा, आप खिड़की से पैसा दीजिए, अपना टेंडर का फॉर्म दीजिए, ये लीजिए, या डिमांड ड्राफ्ट दीजिए। बोला कि नहीं, कोई खिड़की नहीं है। एक टेंट लगा दिया, चारों तरफ खुला है, और खुद बैठ गई, बोला कि टेंडर फॉर्म यही बिकेगा, टेंडर फॉर्म यही मिलेगा, आप ले सकते हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं तो आप टेंडर फॉर्म फ्री मिलेगा। आप शेड्यूल कास्ट नहीं, उस वक्त था नियम था, शेड्यूल कास्ट के लिए फ्री में मिलता है, आप इस लाइन में आ जाइए। जिसको पेमेंट है वो पेमेंट करके डिमांड ड्राफ्ट लेके आ जाइए। ओपनली बैठे हुए था। तो मेरा काम था कि वहाँ पर उस वक्त क्या करते हैं, ये जो लठैत लोग हैं, उनका जो ABCD पार्टी का है, वो क्या करते हैं, बंदूक लेके घूमते थे वहाँ पर, ये लोगों को डराने के लिए। बंदूक लिखाएगा, कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं। तो मेरा ड्यूटी यही था कि मैं खुद यूनिफॉर्म में घूम रहा था। हाँ, गाड़ी में था, पैदल भी था, और कुछ पुलिस को घोड़े पर घुड़सवारी भी कराया। मैंने कहा जहाँ बंदूक दिखाया, बंदूक उठा लो। जहाँ बंदूक, वो कहता है मेरा लाइसेंस है ना, लाइसेंस आपको दिखाने के लिए नहीं भाई, अपना घर रखने के लिए, प्रोटेक्शन घर पर, यहाँ नहीं है। क्यों लेके लाइसेंस ले आए? कई बंदूकधारियों के बंदूक हमने जब्त कराया, और सब बंदूक को थाने में रख दिया, और उनको भिजवा के थाने में रख दिया। अब बंदूकधारी भाग गए सब, बाकी जो है उनका लाइसेंस, बंदूक जब्त हो जाएगा, और कब मिलेगा पता नहीं है। बंदूकधारी जब भाग गया, पब्लिक में, जनता में आ गया कि भाई हम लोगों को तो निविदा तो टेंडर तो मिल ही जाएगा। पहुंच गए, नॉर्मली X नंबर होता है, उस दिन उनका XX हो गया, टेंडर बिका। और शेड्यूल कास्ट लाइन में भी जो फ्री मिलने वाला उनका जो लाइन है नियम के मुताबिक है, उनका भी लाइन में कई लोग आ गए। टेंडर खोलने के बाद उसका सिलेक्शन हुआ, फाइनली सिलेक्शन हुआ, देखा कि उसमें ABCD को 30% या 25% मिला, जेन्युइनली मिलना था, मिल गया। 25 या 30% या नहीं, बाकी 70% जो है 70% नए लोगों को मिल गया।
उनको भी मौका मिल गया काम करने के लिए। ये कार्टेल तोड़ना है ना, ये पब्लिक सर्वेंट जो सीनियर लेवल पर है, कलेक्टर एसपी आगे, उनका दायित्व है, उनको करना चाहिए। अगर कोई जिला के कलेक्टर कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, कोई जिला के एसपी कहता है नहीं कर सकते हैं, ये मैं नहीं मानूंगा। उनके हाथ में इतना शक्ति गवर्नमेंट दे रखा है, इतना कानूनी शक्ति आपका हाथ में है, आप निकट लें, आप उसको करें ना। आप वन स्टेप फॉरवर्ड अप्रोच करिए, आप बाहर निकल कर करिए। घर में रूम में बैठ कर अरे करो नहीं चलता है। आप बाहर निकल के फील्ड में आकर के जनता की सेवा के लिए, जनता के साथ रहें, जनता आपको साथ रहेगा। इसी में आपको कार्टेल तोड़ सकते हैं। ग्रेट। अच्छा सर, बात में बात निकल के आई है कि आपकी वाइफ भी आईएएस ऑफिसर हैं, तो वैसे तो पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन एक घर के नीचे 2 लोग रह रहे हैं, एक आईपीएस ऑफिसर है, एक आईएएस ऑफिसर है, और सेम एरिया में अगर काम कर रहे हैं तो कभी क्लैशेस होता है, कोऑर्डिनेशन कैसे रहता है, वो एक बार अगर आप बताना चाहें तो। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जी। कई जगह हम लोग साथ रहे। वो डीडीसी थे हजारीबाग में, मैं वहाँ पर था। उसके बाद मैं गया में एसपी था, वो सेटलमेंट ऑफिसर थे। मैडम वाइफ चली गई कलेक्टर मुंगेर में, मुंगेर ज़िला में, मैं वहाँ एसपी में था। तो बहुत कुछ एक साथ करने का फैसला मौका मिलता है। उसका एक मुकाबला नहीं है। दोनों का रोल अलग है, मगर ये रोल एक साथ करने से क्या होगा, कन्वर्जेंस से बहुत फ़ायदा है, दोनों को फ़ायदा है, दोनों डिपार्टमेंट को फ़ायदा है। कलेक्टर को पूरा कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेवेन्यू का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो डिपार्टमेंट नहीं करते उनसे काम करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस का सिक्योरिटी है, क्राइम कंट्रोल में क्राइम रोकने के लिए, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। जब सिक्योरिटी है डेवलपमेंट होगा, जहाँ सिक्योरिटी नहीं है तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप आगे, दोनों एक साथ चलने से क्या होगा, एक साथ चलने से होगा, बहुत अच्छा हो सकता है। गया में बहुत सारे लैंड लिटिगेशन था, छोटा छोटा ज़मीन का झगड़ा है, उसमें मनमुटाव बढ़ गया, मारपीट हो गया, फिर मर्डर कर दिया। तो कई मर्डर, कई हत्या ये ज़मीन के चलते हो रहा था। जब मेरी वाइफ वहाँ पर सेटलमेंट ऑफिसर थी, मैं उनको लिस्ट दे दिया, कहाँ का, पुलिस थाना से पूछ कहाँ का ज़मीन का डिस्प्यूट है, उनको दे दिया। ये खुद वहाँ जाती थी, वहाँ पर जा करके बैठ करके फैसला किया कि ये ज़मीन तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है। बीच में सर्किल ऑफिसर बोला कि लाइन लगा दो, आगे से झगड़ा नहीं है। तो डिस्प्यूट गाँव में सेटल करने से क्या होगा, बाद में मर्डर बंद हो गया। बहुत सारे सीरियस अपराध रोकने के लिए हमको मौका मिला ये प्रोएक्टिव अप्रोच से। सर, कभी ऐसा हुआ कि एक ही साइट पे आईएएस ऑफिसर मैडम भी हैं और आप भी हैं, कभी ऐसा हुआ? हाँ, एक ही साइट पे आप दोनों हैं? कई जगह। जब अगस्त 15 का जो परेड होती है ना, तो कलेक्टर लेते हैं सैल्यूट, अभी तो मिनिस्टर आती है, बट कलेक्टर सैल्यूट लेते हैं, तो एसपी साथ रहते हैं, वहाँ पर जीप में पब्लिक में जाते रहते हैं। अच्छा रहा। और यहाँ तक कि मुंगेर में उनका कलेक्टर में पोस्टिंग हुआ, डीएम में पोस्टिंग हुआ, मुंगेर जिला में, बड़ा जिला है। आज लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर 4 जिला हो गया। उस वक्त एक साथ था 87 के आसपास में, 86-87 में। तो बड़ा जिला है, बहुत बड़ा जिला है। उनको कलेक्टर में पोस्टिंग हुआ, डीएम में अपना काम करना शुरू किया। तब हो गया, मैं गया में था, गया में मेरा पोस्टिंग वहाँ कर दिया, कमांडेंट बटालियन में। अच्छा रहा। अचानक उनका मेरा भी पोस्टिंग हुआ जिला में। तो मैंने मुख्यमंत्री को मेरा डीजी के मार्फत रिक्वेस्ट कराया कि साहब हमको यहाँ मत पोस्ट करिए, उनको कलेक्टर करने दीजिए, मैं जिला में नहीं रहूँगा, मैं कमांडेंट में ठीक है। उन्होंने मेरा पसंद कर दिया कि मेरा हस्बैंड को आप एसपी में रखना ही है, तो मेरे को जिला से कलेक्टर से निकाल दिया, मैं दूसरा काम दे दीजिए। हम लोग को मतलब काम से है, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ रहने से कहीं पर काम में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी थे बिंदेश्वरी दुबे, बड़ा स्टेट्समैनशिप वही है, स्टेट्समैनशिप जो कहते हैं ना मुख्यमंत्री ने। उन्होंने फ़ोन किया कि नायर साहब, नायर जी क्या हुआ सर? अच्छा मैं आ रहा हूँ, आके फैसला करेंगे। ठीक है साहब। तो सीएम आएंगे डिस्ट्रिक्ट में, और इनको भी फ़ोन आया, बामदी जी मैं आऊँगा जिला में, देखता हूँ। तो जिला में आया, उस 3 महीने के बाद आए। तो जब मुख्यमंत्री आते थे उस वक्त सीएम बैठते थे, और आगे ड्राइवर, और आगे सीट में एसपी बैठते थे, और सीएम के साथ कलेक्टर भी बैठते थे, डीएम भी बैठते थे। और सीएम के साथ कोई मिनिस्टर आता है, सीएम और मिनिस्टर बैठेंगे, आगे ड्राइवर के साथ कलेक्टर बैठेंगे, एसपी बैठेंगे। एक मंत्री जी भी आए थे, मंत्री जी भी हमारे काम से खुश था, देखते रहते थे। तो गाड़ी चल रहे थे, तो सीएम ने ही कहा, बिंदेश्वरी दुबे जी ने,
हाँ नायर जी बोलिए, आपने कोई दरख्वास्त भेजा है। मैंने कहा सर हम लोग हस्बैंड वाइफ कलेक्टर काम करते हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, उनको देखने का टाइम नहीं मिलता है, और दूसरा कलेक्टर एसपी का इसलिए बना के रखा हुआ है, कहीं पुलिस फायरिंग हुआ, गोली चला तो जॉइंट इंक्वायरी होता है, तो जॉइंट इंक्वायरी में इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन माइंड चाहिए। तो हम लोग हस्बैंड वाइफ है तो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता है। इसलिए अच्छा हुआ कि कलेक्टर एसपी को दूसरा आदमी को रखें ताकि जस्टिस मिल जाए। और कुछ तो मेरे को लगा कि उनको आप ये दोनों कन्विंस नहीं, और कुछ भामती जी और कुछ, उन्होंने बोला कि साहब यही पॉइंट है दोनों। उन्होंने फैसला सुनाया। नायर जी आंख बंद करके बोलता है, नायर जी आधा दिन बच्चों को आप देख ले करिए, आधा दिन बच्चों को आप देख लिया करिए। मैंने वाइफ का काम तो बच्चों को देखना है ही, मगर तुम्हारा भी काम है एज ए हस्बैंड बच्चों को देखना है। आधा दिन तुम देख लो, आधा दिन उनको कम करना तुम। मेरा बड़ा प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। हस्बैंड का दायित्व तो है कि बच्चों को देख लिया करिए। राइट। नंबर 2, गोली चलना है तो चलने दीजिए। आप दोनों को मैं जानता हूं, गोली नहीं चलेगी, काम करते जाइए, अच्छा काम करते जाइए। कैन यू बिलीव है चीफ मिनिस्टर। और कहा है कि भाई आपको जो बुझा सही करिए, हमसे ऑर्डर मत लीजिए, आपको जो बुझा सही करिए। ऐसा भी हमको काफ़ी फ्रीडम दे रखा था सीएम ने काम करने के लिए, काम करते गया। बाद में बदली हुआ मेरा, क्योंकि नया चीफ मिनिस्टर आए, उनका कम्युनिटी का आदमी किसी को लाना था, वो तो होते रहता है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा बदली होते रहता है। मगर ये साथ रहने से क्या हुआ, बहुत कुछ फ़ायदा हमसे ज़्यादा पब्लिक को होगा। हमको कोई फ़ायदा शायद है ही नहीं, पब्लिक को बहुत फ़ायदा होता है। पब्लिक का समस्या उनके पास आता है, पुलिस का मेरे को फ़ोन कराया, देखो इसको जाकर देख लो, इमीडिएटली थानेदार जाएगा। मैं एसडीओ साहब का फ़ोन किया, एसडीओ साहब वहाँ पर कोई ज़मीन का इशू है, मेरा इन्फॉर्मेशन आ गया, आप ज़रा पता लगा लीजिए। एसडीओ साहब वहाँ पहुँच गए, एसपी के कहने पे एसडीओ भी जाते थे। तो मैंने ये जो जॉइंट पार्टनरशिप है, ये घर के अंदर नहीं है, बाहर पब्लिक में भी जो पार्टनरशिप है ना, कलेक्टर एसपी को एक पार्टनर बनकर रहने से जिला में चाहे कोई भी जिला हो, कलेक्टर एसपी इस तरह का पार्टनर बनकर रहेंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदा है पब्लिक के लिए। वंडरफुल। वैसे तो सर ये एक सपने जैसा साउंड करता है ज़्यादातर लोगों को कि हस्बैंड आईएएस है और हस्बैंड आईपीएस हैं और वाइफ आईएएस ऑफिसर हैं। बहुत कम केसेस शायद इंडिया में ऐसे होंगे, कुछ होंगे भी। अगर कोई युवा सर आईपीएस बनना चाहता है, 12 से 13 लाख युवा हर साल यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, सीटें हैं करीब 1000। इतना ज़्यादा कंपटीशन सर, क्या ये डिस्करेजिंग है युवाओं के लिए अगर जिनको आईपीएस बनना है? आईएएस आईपीएस के साथ और ये बहुत सारे सर्विस है, इनकम टैक्स सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, बहुत सारे सर्विस अच्छा है। गवर्नमेंट सर्विस में आपको सबसे पहले फैसला करना है कि आपको सर्विस में आना है कि नहीं आना है। फैसला करने के बाद ये भी आप सोच लें कि आपको कौन सा सर्विस पसंद है। बहुत सारे लोग आईएएस में आने के लिए ही एग्ज़ाम लेते हैं, आईपीएस में आने के लिए नहीं। उनको आईएएस पसंद है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर बनना है, उनको कलेक्टर बनना है, उनको सेक्रेटरी बनना है, उनको कोऑर्डिनेशन करना है, उनको वही तरीका बनने दिए उनको। बहुत से आदमी चाहते हैं कि औरत भी चाहते हैं कि फॉरेन सर्विस जाए, एम्बेसडर बन जाए, अच्छी बात है। अब बहुत लोग ऐसे हैं कि जो पुलिस में ही आने के लिए एग्जामिनेशन में मार्क अच्छा मिलता है, आईएएस नहीं लेते हैं, आईपीएस में आते हैं, ऐसा भी है। तो आईपीएस में आगे, आईपीएस के बारे में बताओ, आपने पूछा आईएएस आईपीएस के बारे में। दोनों सर्विस में आपको आने के लिए जो एग्जामिनेशन होता है उसी पर डिपेंड करता है, इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। इसका तैयारी 1 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में नहीं हो सकता है। उसको तैयारी लगातार आपको करना पड़ेगा। लगातार आप तैयारी करते रहेंगे तभी आपका तैयारी हो सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हेल्प करने वाले भी हैं, वो जरूर हेल्प करते होंगे, मेरे को ज़्यादा जानकारी उससे नहीं है, क्योंकि मैंने कभी हेल्प लिया नहीं किसी इंस्टीट्यूशन से। तो इंस्टीट्यूशन हेल्प करने वाले एक तरफ हैं। अब तो नेट में, इंटरनेट में आपको पूरा हेल्प मिलेगा। अब 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ लिया, 20 साल के क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ लिया, तरीका निकाल दिया, क्या प्रॉबेबल है, पॉसिबल है, उस तरह का क्वेश्चन आपने स्टडी कर दिया, उसके क्वेश्चन लेकर आपको उसको आंसर बनाए, प्रैक्टिस कराए। हमको लगता है आप 1 साल 1.5 साल में आप सूरज को नहीं देखें, सूरज से नहीं मिले, मैंने सुबह से रात तक पढ़ते रहें और पढ़ाई के साथ साथ अपना रिक्रिएशन रखिए, गाना सुन लीजिए और कुछ न्यूज़ पढ़ लीजिए और थोड़ा मेहनत थोड़ा लगातार मेहनत करेंगे तो किसी के लिए परेशानी नहीं है। मगर साथ साथ एक रखना चाहिए इसमें,
टेंशन लेने से नहीं बनेगा। टेंशन होता है ना तो आपके जो आप पढ़ते हैं उसका 50% ही रजिस्टर होता है, 50% रजिस्टर नहीं होता है। तो आपका जो स्टोरेज बिन है उसमें पूरा भरा के रखिए, रिसाइकिल बिन है उसको कम रखिए, जो अच्छा काम है उसको ज़्यादा रखिए, जो गलत को आप छोड़ दीजिए, रिसाइकिल में डाल दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। म्यूज़िक सुनना ज़रूरी है। और बच्चों को मैं कॉलेज में जाता हूँ बोलता हूँ कि 1 वर्ड ए डे, न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए, कोई भी पेपर आपको पसंद है, हिंदी हो इंग्लिश हो, उसमें ऐसा शब्द आएगा मीनिंग आप समझ नहीं पाएंगे। डिक्शनरी में जाके उसका मीनिंग समझ लीजिए, उसका वर्ड का यूसेज समझ लीजिए। तो डायरी में अपना वर्ड लिख दिया, यूसेज लिख दिया, 1-2-3 एग्जाम्पल लिख दिया। तो वर्ड आप लिखेंगे हाथ से, कंप्यूटर नहीं, हाथ से लिखेंगे, आपका 2-3 बार रजिस्टर होता है, रजिस्टर किया जाए, हो जाता है, उसमें रजिस्टर हो जाता है। तो 1 वर्ड ए डे, मेरे को लगा कि मेरा टीचर ने पढ़ा है, 6th स्टैंडर्ड मेरा क्लास टीचर बोला तुमको 1 वर्ड, सभी बच्चों को आपको 1 वर्ड ए डे पढ़ना है। बहुत फ़ायदा हुआ। और दूसरा, किताब पढ़ने का, आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय अखबार न्यूज़पेपर पढ़ने का। कोई आदमी क्या करते हैं, न्यूज़पेपर शुरू पढ़ के देख लिया, ग्लांस करके रख दिया, नहीं होता है। न्यूज़पेपर आपको आखिरी शाम तक पढ़ना ही है, चाहे 1 घंटा लगे, उसमें से आपको आर्टिकल्स मिल जाएगा, एडिटोरियल मिल जाएगा, उसको अपने से आप एनालाइज करें, एनालाइज करा करके अपना नोटबुक में रखें, एक फाइल बना के रखें, अच्छे आर्टिकल को रखें, और अपना कमेंट्री भी रखें। आर्टिकल अपने पास है ही, अंडरलाइन करा के कमेंट्री 2 लाइन का, 3 लाइन का, 5 लाइन का कमेंट्री आप रखें, तब क्या होगा, माइंड में वो रजिस्टर होगा। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चे काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस कंपटीशन आसान है। ठीक है, बेस्ट सिलेक्शन बेस्ट का ही होगा, तो बेस्ट में बेस्ट आपको बनना है। इस तरह का कई पहलू हैं। जब जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, मैं बच्चे पूछते हैं क्या करना है, मैंने इस तरह का 4-5, 10-12 बुलेट पॉइंट उनको देते हैं, उससे उनको बहुत फ़ायदा मिल जाता है। सब्जेक्ट का पढ़ना आपका काम है। ग्रेट। मैं ये तरीका, प्रिपरेशन तरीका देने से उनको बहुत फ़ायदा है। ग्रेट सर, एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। यूपीएससी जो एग्ज़ाम है उसकी इमेज बहुत अच्छी है देश में, बहुत क्लियर है, लोगों को लगता है कि ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ केसेस में ये होता है पेपर पहले लीक हो जाता है, इस तरह की चीज़ें रहती है। यूपीएससी में पीपल हैव ट्रस्ट कि आपने यूपीएससी अगर क्लियर किया है तो 100% ऑनेस्टी से किया है। अभी एक रीसेंट केस, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अभी आई है स्पीकर ओम बिरला जी की बेटी को लेके। किसी यूट्यूबर ने एक मैसेज किया था कि ओम बिरला जी की बेटी ने पहले बार एग्ज़ाम दिया और पहले बार ही आईपीएस उन्होंने, आईएएस या आईपीएस उन्होंने क्लियर कर लिया। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है सर, या ये सिर्फ नेताओं ने गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए बनाया है? नहीं, ये सब तो पर्सनल ब्लेम है, कोई मतलब है नहीं इसमें। यूपीएससी ट्रांसपेरेंट है, सब आदमी जानते ही हैं। वो बच्ची काबिल बच्ची होंगे, मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, मैं काबिल बच्ची जरूर होंगे, इसलिए तो सिलेक्शन होता नहीं है, नहीं तो नहीं होता है। तो बच्ची का सिलेक्शन हुआ है तो 100% अपने काबिलियत से, अपने कैपेसिटी से, अपना मेहनत से वो बच्ची आई है, उनको बधाई देता हूँ। ये जो कहते हैं एलिगेशन है कि उनकी बेटी इसलिए आ गया, बिल्कुल गलत है, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ओके सर, देहात के बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, जो मुश्किल से ग्रेजुएट है, मुश्किल से ग्रेजुएट है, देहात के बच्चे, उनको इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है, वो आईएएस में आते हैं। कैसे आते हैं? अभी मणिपुर में कलेक्टर से बात किया कोई काम में, उनका पिताजी आज भी गाड़ी चलाता है, रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर है, आज भी टैक्सी ड्राइवर, मणिपुर कलेक्टर है वो। तो मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पिताजी से ही बात किया, बोला कि साहब मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है। मैंने उनको बोल दिया 1000 आदमी तुम्हारे पास पेटिशन लेके आएंगे तो सभी 1000 के भी तुम निपट लो, कुछ तो करना चाहिए, रिजेक्ट मत करो। मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है। वो कलेक्टर भी कहता है सर हमारे पास पेटिशन आता है शिकायत लेके मणिपुर में, 1000 पेटिशन आते होंगे, उसमें 100 गलत हो सकता है, मैं उनको पूछता नहीं, मैं सबको कुछ कर देता हूँ। क्यों? 900 आदमी को तो फायदा हुआ ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि भाई देहात से बच्चे भी आते हैं, देहात में जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ा है वो भी आते हैं आईएएस में, आईपीएस में, फॉरेन सर्विस में, तब तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ही। ट्रांसपेरेंट है। ओके सर, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट जितने भी दे दिए, उसके बाद यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, तो युवाओं के लिए फिर और कौन से रास्ते हो सकते हैं? आपको फैसला करना है कि आपको पब्लिक सर्विस में आना ही है, तो आना है। इतने ज़्यादा स्कोप है। नंबर 1 स्टेट में, हर स्टेट में सिविल सर्विस है,
आप राजस्थान के हों तो राजस्थान सिविल सर्विस है, हर स्टेट में पुलिस सर्विस है, राजस्थान पुलिस सर्विस है, हरियाणा से पुलिस सर्विस है। उसके बाद हर स्टेट में कई डिपार्टमेंट है, फिशरी डिपार्टमेंट सिलेक्शन करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिलेक्शन करते हैं, बीडीओ का सिलेक्शन करते हैं, अंचलाधिकारी का सिलेक्शन करते हैं, टीचर्स का सिलेक्शन करते हैं। इतने सारे डिपार्टमेंट है। उसका नेशनल लेवल पर बीएसएफ को आप देखिए, आर्मी को देखिए, सीआरपी को देखिए, एसएसबी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, सीबीआई में इतने सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का वहाँ आपके सामने नहीं होगा। आपको नेट में जाना होगा, आपको उस इंफॉर्मेशन के पास पहुँचना होगा। तो ये बच्चों को इतना ओरिएंटेशन हमको देना चाहिए कि बेटे कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए। तो इंटरनेट में जा करके नौकरी खोजने के लिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास बच्चों को मिल जाएगा, चाहे मेल हो फीमेल हो। अपॉर्चुनिटी बहुत है, अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। ग्रेट। हाँ, सिर्फ IAS IPS के पीछे रहने के बजाय आप देखें स्टेट सर्विस का भी, स्टेट सिविल सर्विस का भी, स्टेट पुलिस सर्विस का भी, अब बहुत सारे फॉरेस्ट सर्विस उसमें IAS IPS में नहीं आता, अलग एग्जाम है जी। बहुत लोगों को मालूम नहीं। इंजीनियरिंग सर्विस है जी। कितना अच्छा है सर्विस उसमें। तो मेडिकल सर्विस है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है। तो आपको आर्मी में भी सिर्फ सोल्जर नहीं है, वहाँ भी इंजीनियर है, मेडिकल प्रोफेशन है, नर्सिंग प्रोफेशन है। तो स्कोप बहुत है। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ है वहाँ जाना होगा। इतना ओरिएंटेशन हमारे कॉलेज में, जॉब ओरिएंटेशन, वहाँ के प्रिंसिपल जानकारी रखने वाला आदमी को बुला करके ओरिएंटेशन बच्चों को दे दे, बच्चों को फ़ायदा होगा। ग्रेट, वंडरफुल सर। इसी टॉपिक पे एक मेरे को इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्सी भी याद आई है जो काफ़ी चल रही है, वो है अग्निवीर। आज पहले आर्मी में भर्ती होते थे, पूरी ज़िंदगी आर्मी में निकाल देते थे। अब गवर्नमेंट ने नया रूल निकाल दिया है, कुछ साल के लिए आप अग्निवीर में जाएंगे, वहाँ से आप ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे और आप कुछ और कर सकते हैं। आपके हिसाब से क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? इसमें जो एक प्रॉब्लम बताई जा रही है सर, वो ये बताई जा रही है, लेट्स से आज मेरा बेटा है, उसने अग्निवीर के लिए लेट्स से 19 साल 20 साल 21 साल का है, उसने अग्निवीर के लिए अप्लाई किया, उसका सिलेक्शन हो गया। आज अगर मैं उसके लिए रिश्ता देखता हूँ तो सामने वाले ये पूछेंगे कि परमानेंट सिलेक्शन हुआ है या अग्निवीर में हुआ है। तो अगर अग्निवीर में हुआ है तो लोगों को लगता है कि 4 साल बाद क्या करेगा। तो एक इस तरह का नेगेटिव चीज़ है। कुछ पॉजिटिव चीज़ भी होंगे, लेट्स से सोसाइटी में ज़्यादा युवा ऐसे होंगे जो आर्मी में ट्रेंड होंगे। अभी कम युवाओं को मौका मिल रहा है क्योंकि पूरी ज़िंदगी एक ही आदमी रहता है, अब ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, गवर्नमेंट को बजटिंग में भी फ़ायदा होगा। आपके हिसाब से सर इसके क्या प्रोज है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ये कंटिन्यू रहना चाहिए? अग्निवीर से कोई बाहर आ गया है जी, उनका टर्म कंप्लीट करके जी, वो अभी कहाँ है उसका एक डेटा निकालना चाहिए जी, ये गवर्नमेंट को भी चाहिए जी, गवर्नमेंट को भी चाहिए जी, अग्निवीर से बाहर आने के बाद वो कहाँ चला गया। जी, 100% अश्योर्ड है कि वही खाली नहीं बैठा है। ओके, CRP में हो गया होगा, BSF में गया होगा, कई भी एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। CRP में भर्ती के लिए उनको सिलेक्शन में उनको बेनिफिट है, जी, उनको बोनस मार्क मिलते हैं। जी, तो इसलिए हमको चाहिए डेटा अग्निवीर से निकलने के बाद वो आदमी कहाँ चला गया। जी, कोई खाली बैठे तब बताएं। ओके, तो इसलिए शादी के टाइम पर यही बोलना कि साहब डेटा मेरे पास है, अग्निवीर से इतने बाहर निकले, अब इसमें से 1000 आदमी निकले, 1000 में 10 इधर गया, 50 उधर गया, 500 इधर गया, तो देखो अभी बताओ। वाओ। तो ये जानकारी हम लोग रखते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक ही आइडिया देखते हैं, आगे नहीं देखते। सर आप DG रहे हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में, राइट? तो अभी हाथरस का एक इंसिडेंट हुआ है सर, 120 लोगों से ज़्यादा लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, स्टैम्पेड हो गया था। तो आप कुछ सजेशन देंगे सर? हमारे देश में बहुत सारे लोग, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो सिर्फ स्टैम्पेड से ऑब्वियसली लिमिटेड नहीं है, अर्थक्वेक्स होते हैं, बहुत सारे फ्लड्स होते हैं, और बहुत सारे लोग इंडिया में इसमें जान दे देते हैं। तो आपके हिसाब से सर क्या गवर्नमेंट को प्रिपेयर्डनेस रखना चाहिए, लोगों को क्या इंश्योर करना चाहिए कि कैजुअलिटीज़ मिनिमम हो? इसमें बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने पूछा। मैं जब सर्विस में, मेरा लास्ट पोस्टिंग था DG डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और उसके साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड्स, ये 4 पोस्ट एक साथ था। ओके। तो उस वक्त हमने 2013 में एक नेशनल डिजास्टर ग्रिड बनवाए। नेशनल डिजास्टर ग्रिड, एंटी डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर ग्रिड माने वही डिजास्टर में होने के पहले
रेसिलियंस कैसे बनाएंगे, डिसास्टर प्रिवेंशन कैसे करेंगे, और डिसास्टर होता है उस वक्त इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा, उसमें कौन कौन एजेंसी क्या करेंगे, उसके बाद रिहैबिलिटेशन के बाद जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में क्या होना चाहिए, उसके बाद फाइनल स्टेज में क्या करना चाहिए। इस तरह का एक कंप्लीट प्लान बना के हर एजेंसी का लिंक करा के उनका एक नेशनल डिसास्टर ग्रिड बनाए। ये ग्रिड का फ़ायदा है कि तब किसको कहाँ दौड़ना है। मान लीजिए कि हाँ कोई जगह फायर इंसिडेंट हुआ, कौन पहुँचेंगे सबसे पहले। आप कह रहे हैं कि यहाँ जहाँ इंसिडेंट अभी हुआ है हाथरस में, तो वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे, सिर्फ पुलिस ही करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, सिविल डिफेंस वहाँ भी है, वो क्या करेंगे। तो हर आदमी का अपना रोल समझने के लिए एक अच्छा ग्रिड बनाए। उसको प्रेजेंट भी किया गवर्नमेंट ने, विज्ञान भवन में सभी स्टेट के लोग आए थे, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। मगर समाओ प्रीवियस गवर्नमेंट उसको आगे ले नहीं पाए, प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट जो आगे ले नहीं पाए। डिस्कशन के बाद जो कार्यान्वयन होना था, मेरे रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सबको इधर उधर करके ख़त्म कर दिया। तो अच्छा हुआ कि इसको एक नेशनल डिसास्टर ग्रिड वर्तमान गवर्नमेंट NDMA की तरफ से बना दें, और उस ग्रिड में हर आदमी का योगदान रोल बनाए, एक मैट्रिक्स बनाएं कि कैसे रिस्पॉन्स होगा। दैट इज़ नंबर 1 नेशनल लेवल पर ज़रूरी है। सभी स्टेट का योगदान रहेगा, सभी स्टेट के एजेंसी का योगदान रहेगा, NDRF करेगा, SDRF आगे स्टेट में उनका रहेगा, और पंचायत का रहेगा। तो हर आदमी का योगदान का एक मैट्रिक्स बनाए, कैसे होगा, लिंक करेगा, ये बना देंगे तो हर स्टेट में सेम प्रोटोकॉल नहीं है। अब हरियाणा में जो सिस्टम होगा वो केरला में नहीं होगा, तो स्टेट वाइज उसका एजेंसी को लिंक करने का बना दें। ये बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा। आप बना दें स्टेट वाइज डिसास्टर ग्रिड, नेशनल डिसास्टर ग्रिड बना दें, अच्छा रहेगा। स्टेट के बारे में बताते समय एक एग्जाम्पल दूंगा कि 2018 में केरला में बहुत क्लाउड बस्ट हुआ, काफ़ी डेथ हुआ, काफ़ी लॉस हुआ। तो वहाँ के लोगों ने किसी को बताया, मुख्यमंत्री को, कि ऐसे ऐसे एक आदमी है चेन्नई में, बुला दो। तो मुख्यमंत्री के यहाँ से फ़ोन आया, मैं पहुँच गए। अगस्त 15 का तारीख था, अगस्त 15 का उनको फ्लैग होइस्टिंग वगैरह करके उन्होंने बैठा 2 घंटा मेरे साथ, मैंने उनके साथ बैठा, और 2 घंटा में मैंने बिहार में डुबरी आसाम में फ्लड हुआ तो मैंने क्या किया, सुपौल बिहार में फ्लड में क्या किया, उत्तराखंड में फ्लड में क्या किया, तमिलनाडु फ्लड में क्या क्या हुआ, पूरे एंटायर हिंदुस्तान का, एंटायर अहमदाबाद में इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर साइक्लोन में क्या हुआ, एंटायर केस स्टडी वाइज बना के उनको सुनाया कि इसमें प्रॉब्लम यही था, इसमें रेस्पॉन्स यही था। तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बोला कि हमको इसका पॉइंट्स आप ज़रा लिख कर दीजिए। उनको करीब 32 पॉइंट्स मैंने लिख के भी दे दिया। आप देखिए, सबसे पहले पॉइंट यही था कि पंचायत को एम्पावर करने का। केरला में पंचायती राज सिस्टम थोड़ा तगड़ा है, मजबूत है, कई राज्यों में है, मगर केरला में थोड़ा ज़्यादा ही मजबूत है। हर पंचायत के प्रेसिडेंट को उन्होंने उनका डिसास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बना दिया, उनको ट्रेनिंग दे दिया उनको। 2019 में जब सेम इंसिडेंट हुआ, वहाँ कोई डेथ नहीं हुआ, एंटायर रिस्पॉन्स इतना बढ़िया था। तो हम चाहेंगे तो उसको हाई लेवल पर इनिशिएटिव लेंगे तो रिस्पॉन्स सिस्टम को इम्प्रूव करने का स्कोप हमारे हाथ में ही और बाहर नहीं है। नंबर 2, ये जो हाथरस में इंसिडेंट आप कर रहे हैं, हाथरस के इंसिडेंट जहाँ हुआ वहाँ पर आप जो अखबार में निकला, जो पब्लिक जानकारी है उसके मुताबिक जाएंगे। वहाँ पर पुलिस की कमी थी, वहाँ पर जब इंसिडेंट चाहे किसी भी पार्टी का हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या रिलीजियस पार्टी हो, चाहे कोई भी काम करेंगे, वहाँ के पुलिस प्रशासन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि असेस करें कितने लोग आने वाले। वो लिख कर दे देगा 500 आदमी आएंगे, मगर आप किस काम के लिए भाई? आप तो असेस करो, आपका इंटेलिजेंस होना चाहिए, आप उनसे भी बात करें, उनके लोगों से बात करें, आपका थाना असेस करें। हर थाना आप असेस करेंगे, उन्होंने लिख कर दे दिया 50,000 होगा, मगर हमारा असेसमेंट है कि 1.5 लाख होगा। तो हम अपना बंदोबस्त करेंगे 1.5 लाख के लिए, हालांकि 1.5 लाख नहीं, हम बंदोबस्त करेंगे 2 लाख के लिए। अगर काबिल ऑफिसर है वहाँ पर, वो क्या करेंगे, बंदोबस्त उनके लिखने पर नहीं चलता है, उनको लिखना उनका काम है। बाद में उनसे पूछे क्यों गलत लिखा, मगर हमको असेस करना चाहिए। ये इंटेलिजेंस डेवलप करना उनका पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का, कलेक्टर SP का काम था। असेसमेंट करा के उन्होंने अपने सिस्टम बना करके कितना बंदोबस्त करना है, कितना अरेंजमेंट करना है, कितना पुलिस करना है, कितना वॉलंटियर्स लाना है, उनके ही वॉलंटियर्स को आप ले लो, उनको भी ड्यूटी लगा दें। तो हम इस तरह का एक अप्रोच हम करते हैं, उसको प्रिवेंटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक कंसोलिडेटेड अप्रोच हर एजेंसी को ला करके, तो हमको लगता है कि हाथरस प्रिवेंट हो सकता था।
ओके। बाकी जब भी जो लोग सुनते हैं उनको चाहिए कि इस तरह का इंसिडेंट होने के पहले आप उनको, जब जहाँ पर पब्लिक आते हैं, चाहे 500 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 1.5 लाख हो, आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। अब वहाँ का लोकल प्रशासन को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही है। अब वे बैक 1982 में पलामू में एसपी थे, दिलीप कुमार साहब का प्रोग्राम हुआ, तो लोगों ने, मैंने बताया भाई क्या होगा, बोला कि साहब 5,000 आएगा, कोई बोला कि 50,000 आएगा। तो दिलीप कुमार साहब को इंटीरियर में ले आते हैं लोग। हम तो फिल्म से मतलब नहीं है, देखते नहीं, टाइम नहीं देखने के लिए। मैं दिलीप कुमार फिल्म एक्टर था, इसलिए हमको तो बंदोबस्त करना ही था। गवर्नमेंट में आ गया कि वो आने वाले हैं, तो आने का परमिशन मिल गया। तो मेरा है कि उनसे पूछना है कि उन्होंने बोला कितना आएगा, इतना आएगा। मैंने नहीं, अपना असेस करें, कहाँ से आ सकता है, बस में आएगा, ट्रेन से आएगा, पूरा असेस मैंने करा करके मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया। यहाँ तक कि मैं यूनिफॉर्म में था। दिलीप कुमार से आएंगे तो बहुत सारे लोग एसपी या कलेक्टर होंगे, टाइप पहन के वहाँ बैठेंगे, SVIP पैक लगा के। मैंने कहा नहीं, मैं तो ड्यूटी में हूँ। मैं अपना घोड़े पर, इनफैक्ट हॉर्स के ऊपर पूरा पेट्रोलिंग कर रहा था। जब पेट्रोलिंग करके जब क्राउड अपना पूरा बैठ गया, शांति हो गया, शुरू हो गया, तो मैं अपने जाकर बैठ गया यूनिफॉर्म में। जब इनका प्रोग्राम खत्म होने के पहले मैं अपना निकल गया ड्यूटी में, बाहर घूम रहा था अपना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी को, मैं अपने एग्जाम्पल इसलिए नहीं रहा कि मैं बड़ा विद्वान आदमी हूँ, मैं हम्बल सिंपल पब्लिक सर्वेंट है। उसी तरह हर पब्लिक सर्वेंट अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि हमको पब्लिक का सिक्योरिटी जरूरी है। पब्लिक सिक्योरिटी मेरा फर्ज है, मेरा ड्यूटी है। चाहे ऑर्गेनाइज करने वाले 50,000 बोलें, 5,000 बोलें, मगर मेरे को असेस करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसी हिसाब से प्लान करके चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये वारदात नहीं होगा। हमारे हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन इतना मजबूत है, इतना तकड़ा है, कानून भी इतना तकड़ा है, इसलिए कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पूरा अधिकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के या डिस्ट्रिक्ट एसपी के पास हाथ में है। वो अपना शुरू करे, अपना काम लगाए, तो हमको लगता है पूरा इंसिडेंट आप आराम से रोक सकता है। शबरीमला इंसिडेंट आप लीजिए, RAF जाते हैं डेप्यूटेशन में, रैपिड एक्शन फोर्स, CRP जाते हैं डेप्यूटेशन में, वहाँ फोर्स जाते हैं। आपको फोर्स की कमी है तो मंगवा लीजिए आप फोर्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली दे ही देता है। जहाँ इस तरह की ज़रूरत है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे कोई भी पार्टी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोर्स जाता ही। RAF जाने से टुडे शबरीमला में आप जाके RAF को जवान जाएगा तो उनको भगवान मानता है, बोले कि आप आ गए थे, हमारा ठीक हो गया। प्रेजेंस से ही ठीक होता है, जहाँ के मारपीट नहीं है, आप खड़े रहिए, आप देखते रहिए, अब आप कंट्रोल करिए, पब्लिक को कंट्रोल करिए। मारपीट नहीं, आप प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से आप कंट्रोल करिए, पब्लिक जनता सुन रही है। ग्रेट। तो वही चाहिए कि वहाँ पर पुलिस प्रेजेंस, प्लानिंग एंड एक्शन। ग्रेट सर, ये तो हो गए प्रिवेंटिव मेजर्स जो गवर्नमेंट ले सकती है। एज अ कॉमन मैन, आम नागरिक जो वहाँ पे थे, स्टैम्पेड शुरू हो गया, भगदड़ शुरू हो गया, या उससे पहले भी आम नागरिक क्या क्या सुरक्षा अपनी कर सकता था, या क्या प्रिकॉशंस ले सकते थे ताकि इतनी जानें नहीं जाती? आम आदमी में जब ये मॉब बन जाता है, अभी पहले क्राउड है, क्राउड मैंने शांति से बैठा सुन रहा है, ये क्राउड जब मॉब बन जाती है उसमें 2-3 सेकंड या 2-3 मिनट का टाइम लगता है। कोई बोले भागो भागो, वो भागो भागो बोलने से बाकी सुनने वाला भागना शुरू करेगा। तो क्राउड से मॉब बन जाती है, उस समय कंट्रोल करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। फोर्स नहीं है तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मगर ये क्राउड से मॉब नहीं बनना है, उस वक्त चाहिए। मैंने बताया ना कि दिलीप कुमार के प्रोग्राम में आप प्रोग्राम सुनते रहिए, अभी खत्म होने वाले आधा घंटे में मैं निकल गया अपने ड्यूटी में। तो वहाँ के जो बड़े बड़े अफसर जो होते हैं वो भी ड्यूटी में जाएँ, बाकी लोग भी ड्यूटी में रहें, उनको सुनने वाला गाना एंजॉय करने की वजह अपना ड्यूटी चलाएं। इनफैक्ट यू एंजॉय ड्यूटी देन योर गाना, राइट, तो उसमें बन जाता है। सर तो वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, जब आप कह रहे थे कि घोड़े पे जाते थे, आप SP थे, तो घोड़े को क्यों यूज किया जाता है? घोड़ा का फीलिंग होता है, पब्लिक देखने से ना, ये घोड़ा चलेगा तो उनका भी इम्पैक्ट रहेगा। पब्लिक हटो हट जाओ, आराम से हट जाता है। ये लाठी सिपाही बोलते हैं अरे हटो हटो, वो 10 बार बोलना पड़ता है। घोड़े पे जाते बेटे हाथ से ही, इसका ये पब्लिक मार्च की तरह, हाँ, एक तरह से पब्लिक मैनेजमेंट में, पब्लिक क्राउड मैनेजमेंट में यू हैव टू यूज ऑल टैक्टिक्स। टैक्टिकल मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। उसमें लाठी बांधने से, गोली चलाने से नहीं बनता है। आप पिस्टल दिखा दो मार देंगे, नहीं होता है। दैट इज अ वायलेंस, दैट्स नॉट द राइट वे। आप सोच करके, आपका इंटेलिजेंस आपका ब्रेन से, हार्ट से आता है, दोनों को मिलान होगा तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल है ना, ऑब्जर्वेशन से 90% क्राउड कंट्रोल में होता है, पिस्टल से नहीं बनता है। ओके, पिस्टल यूज़ करना पड़ता है जब वायलेंस होती है। वहाँ पर, यहाँ पर वायलेंस है नहीं, क्राउड मॉब नहीं बने, उसके लिए आप वहाँ पर असेस करा के इमीडिएट आप रिस्पॉन्स आप करें। तो कोई बोलेगा भागने के लिए, उससे बोला नहीं रुक जाओ,
कहाँ क्यों भागना है, आराम से रहिए, आराम से आइए, सब शांति से आइए, माइक रखिए, सब शांति से आइए। आप शांति से, अगर कलेक्टर एसपी माइक में बोलेंगे शांति से जाना है, आराम से जाइए। अगर देखता है कि भागना है, नहीं बैठ जाइए, बैठ जाओ, 50% तो बैठ जाएगा। तो बैठने से क्या होगा, आप देख कर वातावरण देखेंगे, भीड़ भाग रहा है तो बैठना मुश्किल है, उसके ऊपर ट्रैम्बल हो जाएगा। बट भागने के डायरेक्शन को कंट्रोल करने का, ये जाकर एक गड्ढा में गिर गया, आदमी उसको बजा के गिर गया, वहीं मर गए। तो गड्ढा वहाँ पर है तो पहले से आप मैप में देख लें कि कहाँ गड्ढा है, उस तरह भागने का स्कोप है, वहाँ पर बलिया एक आप प्रोटेक्शन बना दें, बल्ली से आपने बांध के रखें कि यहाँ नहीं जाना है, और बोर्ड लगा दें खतरा है। तो पब्लिक को मालूम होने चाहिए, पब्लिक दौड़ने वाला पब्लिक को क्या पता है। तो पब्लिक को कंट्रोल करने वाला, पब्लिक को फैसिलिटेट करने वाले जो पदाधिकारी है, चाहे जो भी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, या उनके दोनों का आदमी हो, उनका दायित्व है कि इसको पहले से सोच करके प्लानिंग करके करें। ग्रेट, वंडरफुल सर। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा है। मुझे लग रहा है कि जितने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं इतना हमने प्लान भी नहीं किया था। एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा सर। आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स एक एज पे रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ कैसी रहती है? क्या वो फ्री हो जाते हैं दिन भर, या वो और किसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं? आप अगर अपना एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल। नहीं, मेरा एग्जांपल सबका एग्जांपल नहीं होगा। बहुत से आपसे इसका इंटरेस्ट अपना रहता है, कोई राइटिंग में, कोई क्लास लेने में, कोई ट्रेनिंग में, बहुत कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छे स्कोप मिल जाती है, चले जाते हैं उनका इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी के मुताबिक। मैंने क्या किया, दो चीज़ किया। नंबर 1, एक जो मानव व्यापार रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए मैंने जो 1982 में पलामू एसपी से शुरू कराए थे, जिस वक्त 133 बच्चों को रेस्क्यू कराए थे पलामू में, 133 बच्चों को 82 में एसपी के रूप में। अब उस बच्चा जो मेरे को ट्रेनिंग दिया, बच्चे को जो परेशानी था, लड़का है, 11 साल का लड़का है, उसको फिजिकली भी टॉर्चर किया, सेक्सुअली भी टॉर्चर किया, उनका आगे पीछे पस था, घाव था। वो बच्चे को जो मैंने ट्रीट कराया, बच्चे से बात किया, बच्चे को क्या परेशानी हुई उसको देखा, क्या उसका जो परेशानी देखने का वो जो फीलिंग मेरे को हुआ, उस बच्चे को ध्यान आता है ना, आप खाना नहीं खा पाओगे। ये छोटे बच्चों को, इनोसेंट बच्चों को इंसान इतना घृणित तरीके से, इतना सीरियस क्राइम इतना सीरियस क्यों करते हैं, नो उसका एक्सप्लॉयटेशन क्यों करते हैं, समझ नहीं पा रहा है। तो उस बच्चा मेरा गुरु है। उस बच्चे से मैंने क्या कि हमको ये बच्चों का राइट्स, चाइल्ड राइट्स पर काम करते रहना चाहिए, जहाँ मौका मिला करते गया, चाहे एनडीआरएफ में हो, चाहे सीआरपी में हो, जहाँ भी। सीबीआई में भी बाबा ने मौका दिया। सीबीआई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गोवा में एक बहुत बड़ा केस था, उसको इंटरनेशनल रैकेट था। सीबीआई में एक इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग केस मिला था गोवा में, उसमें जर्मनी के लोग थे, न्यूजीलैंड के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के लोग थे। ये सब का डील करने का, उनको इन्वेस्टिगेट करने का, उनको प्रोसिक्यूट करने का, ना इंटरनेशनल रामिफिकेशन भी देखने का मौका मिला। ना भगवान ने मौका दिया इस इंटरेस्ट में काम करने के लिए। रिटायरमेंट के बाद भी इस फील्ड में मैं लगे रहता हूँ, मानव व्यापार रोकने के लिए, खासकर बच्चों का अपराध रोकने के लिए, महिलाओं को अपराध रोकने के लिए काम करते रहता हूँ। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स बोला कि आप मेरे एडवाइज़र में रहो, मैंने कहा ऑनरी कैपेसिटी में मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका एडवाइज़र में है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने बोला कि हमको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेटअप कराना है, उसमें एडवाइस करो, उनके साथ हूँ। कई एनजीओ है, कम से कम 1500 एनजीओ हिंदुस्तान में जो अच्छा काम करने वाले हैं, मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। और एनजीओ बुलाया, चले गए काम के लिए। कोई जुडिशल एकेडमी है, पुलिस एकेडमी है, प्रोसिक्यूटर्स ट्रेनिंग है, तो इसमें दिन भर काम रहता है। उसके अलावा मिल जाती है तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, तो मैं उनका एक एडवाइजरी हूँ, चेन्नई बेस्ड है, अच्छा इंश्योरेंस कंपनी है, उनका एडवाइजरी का भी काम करता हूँ, विजिलेंस का और उस तरह का काम है। तो उसको भी मन लगता है, एक नया चीज़ है। सीबीआई में जो 10 साल काम किया एंटी करप्शन का, तो उसको निपटने का, उसको डील करने का, उसको प्रिवेंट करने का प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में, हेल्थ इंश्योरेंस में, वो भी काम करते रहता हूँ एक तरफ। और बाल व्यापार रोकने के लिए, बच्चों का समस्या को निपटने के लिए एक अभियान ही जारी है। 82 में 133 बच्चों को रेस्क्यू कराए थे। भगवान की कृपा से ये मेहनत करते गया। कम से कम 65,000 से ज़्यादा बच्चियों को पर्सनली और एनजीओ के साथ मिल करके या उनको गाइड करा के रेस्क्यू करने का अवसर अभी तक मिला है। और ये काम करते ही रहेंगे जब तक इसमें एनर्जी है खुद अपना करने के लिए, करते रहूँगा। वंडरफुल।
ये पॉडकास्ट करके मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया। हमारी सोसाइटी में आपके जैसे सर आईपीएस ऑफिसर्स अगर हों, जिनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, लोगों को सर्व करने वाला थॉट प्रोसेस है, मुझे लग रहा है सर हमारी सोसाइटी में शायद क्राइम इमिजिएटली ख़त्म हो सकता है। लोगों के मन में जो थाने में जाने का डर है ना, वो ख़त्म हो सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो सकता है, ड्रग्स बंद हो सकता है। आजकल छोटे छोटे युवा हैं ड्रग्स की गिरफ्त में हैं, तो इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो जो युवा इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। सर ने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर की हैं। प्लीज़ शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर नायर, आप आए, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद।